5 साल के आदित्य शर्मा ने एक खूबसूरत महिला को बचाया। जब वह बड़ा हुआ तो वह खूबसूरत महिला उसे अपने घर ले गई। उस परिवार में 4 खूबसूरत बहनें थीं और वह खूबसूरत महिला चाहती थी कि उनमें से एक आदित्य शर्मा से शादी करें। आदित्य शर्मा, जो इस बात से अभिभूत था, ने एंटी साइन इन सिस्टम को सक्रिय किया। जब 4 बहनें उसके कमरे में आई तो वे साइन इन पुरस्कार को ट्रिगर कर सकती थी और जितना अधिक समय वे वहां बिताती उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब आदित्य शर्मा को पुरस्कार मिलता तो चारों बहनों को भी पुरस्कार का लाभ मिलता। नैना गुप्ता, जितना अधिक समय मैं साहिल के कमरे में बिताती हूँ, मेरी त्वचा उतनी ही बेहतर होती जाती है और यहाँ तक कि मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी ठीक हो गई। यह क्या हो रहा है? राधिका सिंह, मैं साहिल के कमरे में 5 घंटे रही, मेरी मायोपिया ठीक हो गई। ये कमाल है। रिया वर्मा, मैं साहिल के कमरे में 7 घंटे रही, मेरे पैरों के निशान गायब हो गए, मैं परफेक्ट हो गई। तान्या शर्मा, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं साहिल के कमरे में एक रात रही और मेरे सी साइज में प्लस साइन जुड़ गया। इसके बाद से आदित्य शर्मा का कमरा कभी खाली नहीं रहा। अध्याय 1। एक कपूर आंटी और 4 बहनें। गॉड, मुझे पता है कि आप एक कृतज्ञ व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे वास्तव में आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। मैंने कॉलेज से स्नातक कर लिया है और एक अच्छी नौकरी ढूंढ सकता हूँ। सहायता क्या होती है? तुम मेरे रक्षक हो, तुमने मेरी जान बचाई। भले ही मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति दे दूं, ये भी ठीक है। साहिल, आज्ञाकारी बनो, अगर तुम फिर से मना करोगे तो कपूर आंटी दुखी हो जाएगी। लग्जरी बेंटले कार में एक खूबसूरत महिला और एक युवक बातचीत कर रहे हैं। उस खूबसूरत महिला का नाम अंजलि मेहता है। वह 45 साल की है। उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है और 30 की शुरुआत में दिखती है। उसका शरीर, चेहरा और स्वभाव उत्कृष्ट है और सबसे खास बात यह है कि वह जो परिपक्व आकर्षण बिखेरती है। आदित्य शर्मा ने दावा किया कि कपूर आंटी अगर सड़क पर चलें तो निश्चित रूप से लोग मुड़कर देखेंगे। एकमात्र कमी यह है कि अंजलि मेहता का रंगत थोड़ा खराब है और वह थोड़ी बीमार लगती है। आदित्य शर्मा को अंजलि मेहता की बीमारी के बारे में अच्छी तरह पता है। कुछ साल पहले जब आदित्य शर्मा 5 साल का था, वह अपने माता पिता के साथ मेडिकल चेकअप के लिए गया था और अस्पताल में बीमार अंजलि मेहता से मिला था। उस समय अंजलि मेहता को ल्यूकेमिया था और उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। लेकिन अंजलि मेहता का ब्लड टाइप बहुत दुर्लभ था और लंबे समय तक खोजने के बाद भी उपयोग नहीं मिला। संयोग से आदित्य शर्मा का ब्लड टाइप अंजलि मेहता के समान था। ये खबर सुनकर अंजलि मेहता के पिता मीरा को लेकर आदित्य शर्मा के माता पिता के पास विनती करने आए। आदित्य शर्मा के माता पिता दयालु थे और उन्होंने अंजलि मेहता के पिता की विनती स्वीकार कर ली। ऑपरेशन सफल रहा और अंजलि मेहता का पुनर्जन्म हुआ। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अंजलि मेहता के पिता मीरा को लेकर आदित्य शर्मा को धन्यवाद देने आए और आदित्य शर्मा के माता पिता को एक बड़ी राशि दी। आदित्य शर्मा के माता पिता ने वास्तव में अंजलि मेहता को बचाना चाहा था और उन्हें किसी बदले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। आदित्य शर्मा के माता पिता की दयालुता से प्रभावित होकर अंजलि मेहता के पिता ने मीरा को आदित्य शर्मा के माता पिता को भाई और भाभी के रूप में पूजने दिया और आदित्य शर्मा को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार किया। तब से अंजलि मेहता का परिवार और आदित्य शर्मा का परिवार रिश्तेदारों की तरह एक दूसरे से मिलते जुलते रहे। दोनों परिवारों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। अंजलि मेहता ने कई बार आदित्य शर्मा को बड़े शहर में विकास के लिए ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन आदित्य शर्मा के माता पिता ने इनकार कर दिया। 3 साल पहले आदित्य शर्मा के माता पिता की अचानक मृत्यु हो गई। अंजलि मेहता ने अपने भाई और भाभी के लिए एक शानदार अंतिम संस्कार आयोजित किया। उन्होंने आदित्य शर्मा की परवरिश की जिम्मेदारी भी ली और उसे पहले अपने घर ले आए। हालांकि उस समय आदित्य शर्मा यूनिवर्सिटी गया था और उसने सहमति नहीं दी। आज तक आदित्य शर्मा ने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया था और अंजलि मेहता स्कूल के गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। आदित्य शर्मा अंजलि मेहता की सहायता स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार अंजलि मेहता दृढ़ थी। चाहे जो हो, उन्हें आदित्य शर्मा को ले जाना था। आदित्य शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय कार में चढ़ने के। साहिल, अब तुम अकेले हो। कपूर आंटी का दिल कैसे बर्दाश्त करेगा कि तुम अकेले रहो? मैं कपूर परिवार की बहुत बड़ी कर्जदार हूँ। अगर मैं तुम्हें कष्ट में देखूं तो मैं अपने भाई और भाभी की आत्मा के सामने कैसे योग्य रहूंगी? कपूर आंटी जानती है कि तुम मजबूत हो। मेरे भाई और भाभी की तरह तुम्हें कपूर आंटी को बदला चुकाने का मौका देना चाहिए। ठीक है। ये कहते हुए अंजलि मेहता की आंखें नम हो गई और आंसू बारिश की तरह बहने लगे। अंजलि मेहता का दुखी चेहरा देखकर आदित्य शर्मा इनकार नहीं कर सका। उसने सोचा, मैं कपूर आंटी के घर कुछ दिन रहने जाऊंगा और जब मुझे उपयुक्त नौकरी मिल जाएगी और मैं बाहर चला जाऊंगा तो कपूर आंटी को मुझे रोकना नहीं चाहिए। गौडमंदर, रोइए नहीं, मैं आपके घर चलूंगा, आदित्य शर्मा ने सांत्वना दी। सचमुच अंजलि मेहता दुख से खुशी की ओर मुड़ी।
उन्होंने उत्साह से आदित्य शर्मा को गले लगाया और उसके माथे पर चुंबन दिया। मुझे पता था कि साहिल सबसे अच्छा है। आदित्य शर्मा को अंजलि मेहता ने कसकर गले लगाया और उनके रगड़ने से उसका चेहरा लाल हो गया। वह शर्माते हुए बोला, गौतम ऐसा ना करें, मैं बड़ा हो गया हूं तो दूसरों के देखने में अच्छा नहीं लगता। क्या गलत है? मैं अपने बेटे को गले लगाती हूं और अपने बेटे को चूमती हूं। कौन गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने की हिम्मत करता है? अगर कोई हिम्मत करे मैं उसका मुंह फाड़ दूंगी। अंजलि मेहता ने दबंग अंदाज में कहा, नहीं मेरा मतलब है मैं बड़ा हो गया हूं। आदित्य शर्मा ने कड़वी हंसी के साथ कहा। और अंजलि मेहता ने अपनी बाहें उठाई और आदित्य शर्मा को छोड़ दिया। आदित्य शर्मा का लाल चेहरा देखकर वह हंस पड़ी। हाँ, मैं भूल गई थी। साहिल अब बड़ा लड़का है तो अब पत्नी ढूंढने और किसी से बात करने का समय है। यह आसान है, तुम अपनी कपूर आंटी को बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है और कपूर आंटी उसे ढूंढ लेगी। लेकिन मुंबई की सारी लड़कियों में से चुनो, तुम बस चुन लो, कपूर आंटी उसे जीत लेगी। अंजलि मेहता के शब्दों में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। कपूर एंटरप्राइजेज मुंबई की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर अंजलि मेहता बाहर जाएं और अपने बेटे के लिए बहू ढूंढे तो अनुमान है कि पूरा मुंबई सनसनीखेज हो जाएगा और कपूर परिवार का दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। आदित्य शर्मा ने अपने सामने की दबंग कपूर आंटी को देखा और कड़वी हंसी हंसा। गॉड अंदर मेरा यह मतलब नहीं था। मैं अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा की बातें बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने अपने गालों को पकड़ा और सोचा, पटेल परिवार की वह लड़की बहुत अच्छी है। उसका शरीर और चेहरा अच्छा है, साथ ही अच्छी परवरिश भी, लेकिन वह थोड़ी छोटी है, केवल 4 साल की। 4? आदित्य शर्मा ने लगभग खून उगल दिया। गौतम दर 4 साल की छोटी लड़की में आपने कहां से अच्छा शरीर देख लिया? क्या वह इतनी जल्दी बड़ी हो गई? देसाई परिवार की वह लड़की भी ठीक है, लेकिन वह बहुत बड़ी है, ऐसा लगता है कि वह चली गई। प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य शर्मा रोने वाला था। गौतमर, आप एक कदम आसमान में और एक कदम जमीन पर लेने का कौन सा रास्ता अपनाने जा रही हैं? क्या आप वाकई मेरे लिए बहू ढूंढने की योजना बना रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं वाकई भ्रमित हूं। मैं उन्हें कैसे भूल सकती थी? अंजलि मेहता ने अचानक अपनी जान पर थपथपाया और आदित्य शर्मा की ओर देखा। साहिल, तुम्हें मेरी 4 बेटियों के बारे में क्या ख्याल है? आदित्य शर्मा ये सुनकर पूरा तन गया। गौतमरा, पहले क्या करने जा रही हैं? और क्या करना है? उन्हें तुम्हारी बहू बनाना है। तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम शादी कर सकते हो। अगर तुम शादी कर लो तो हम एक दूसरे के और करीब होंगे। ठीक है, यह एक खुशी का फैसला है। आदित्य शर्मा रोने वाला था। क्या फैसला हुआ? मैंने तो सहमति नहीं दी। अब मैं कहूं क्या? ये बहुत देर हो चुकी है। अध्याय 2। तुम्हें कौन सी पसंद है? कपूर आंटी को बताओ। अंजलि मेहता के फैसले के बारे में आदित्य शर्मा हंस भी नहीं सकता था और रो भी नहीं सकता था। घर में प्रवेश करने से पहले बहू की बात पहले तय हो गई, और वह भी उनकी अपनी सौतेली बहनों के साथ। यह क्या मामला है? अंजलि मेहता की 4 बेटियों की बात करें तो आदित्य शर्मा को उनसे प्रभावित होना पड़ा। हर वसंत उत्सव पर जब आदित्य शर्मा बच्चा था, अंजलि मेहता अपनी 4 बेटियों को कपूर परिवार में नए साल की शुभकामनाएं देने ले जाती थी, जो 4 या 5 साल तक चला। बाद में उनकी 4 बेटियां एक एक करके विदेश पढ़ाई के लिए चली गई और आदित्य शर्मा से कभी नहीं मिली। इसलिए आदित्य शर्मा को अंजलि मेहता की 4 बेटियों की सिर्फ एक छाप थी, लेकिन वह उनके साथ परिचित नहीं था। हालांकि उनके नाम उसे अभी भी याद थे। बड़ी बहन का नाम नैना गुप्ता है, दूसरी बहन का नाम राधिका सिंह है, तीसरी बहन का नाम रिया वर्मा है, चौथी बहन का नाम तान्या शर्मा है। ये 4 बहनें सभी ने अंजलि मेहता की सुंदरता को विरासत में लिया था। वे बचपन में भी खूबसूरत थी, लेकिन अब निश्चित रूप से सभी बड़ी सुंदरियां बन गई होंगी। खूबसूरत तो खूबसूरत हैं, लेकिन आदित्य शर्मा अभी भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। आदित्य शर्मा अपने दिल में जानता था कि अंजलि मेहता ने यह फैसला अपनी कृतज्ञता चुकाने के लिए किया था। वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसका और 4 बहनों का रुतबा कितना अलग है। अगर उसने अंजलि मेहता की व्यवस्था स्वीकार कर ली तो वह अंजलि मेहता की सहायता को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेगा। इसे और बदसूरत ढंग से कहें तो यह नरम चावल खाना है। गर्वीले आदित्य शर्मा कभी भी नरम चावल खाने जैसा काम नहीं करेंगे जब तक वह एक दुनिया नहीं बना लेता और उसकी पहचान 4 बहनों के बराबर नहीं हो जाती। ये बिल्कुल असंभव है। बेशक ये सिर्फ आदित्य शर्मा की अच्छी इच्छा थी। वह कपूर परिवार के बराबर एक करियर बनाना चाहता था, जो कहना आसान था, करना मुश्किल। साहिल, दबाव मत लो, कपूर आंटी इस मामले को व्यवस्थित कर देगी। वे मेरे शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेंगी। चिंता मत करो। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा के सिर को छुआ। उनकी खूबसूरत आंखें कोमलता से भरी थी। आदित्य शर्मा ने कड़वी हंसी हंसी। गौतमर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। 4 बहनों के सामने इसका जिक्र ना करें। आखिरकार हमारे बीच अभी कोई भावनात्मक आधार नहीं है।
अगर आपने इसका जिक्र किया तो 4 बहनें निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगी। अगर ऐसा हुआ तो मुझे भी शर्मिंदगी होगी। शर्मिंदगी कैसी? जब मैं हूं तो वे गैर जिम्मेदार टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करेंगी। अंजलि मेहता ने माता पिता का रब झाड़ा। गॉड, अंदर भावनात्मक मामलों में सहमति जरूरी है। अगर आप इसे जबरदस्ती करेंगी तो मैं नहीं जाऊंगा। आदित्य शर्मा के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने तुर्क के पत्ते का इस्तेमाल करने के। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूं, मैं अभी इसका जिक्र नहीं करूंगी। जब तुम परिचित हो जाओगे और भावनाएं बन जाएंगी तब बात करेंगे। ठीक है। अंजलि मेहता को वाकई डर था कि आदित्य शर्मा नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना इरादा बदल लिया। बेशक उन्होंने इस फैसले को छोड़ा नहीं था। आदित्य शर्मा ने देखा कि अंजलि मेहता पीछे हट गई हैं तो उसने राहत की सांस ली। वह कपूर परिवार में लंबे समय तक रहने की योजना नहीं बना रहा था। बाद में बात करेंगे यानी कोई भविष्य नहीं है। विषय बदलने के बाद आदित्य शर्मा और अंजलि मेहता ने रोजमर्रा की बातें शुरू कर दी। 3 घंटे से अधिक समय बाद वे कपूर मैंशन पहुंचे। यह एक स्वतंत्र लग्जरी विला है जिसमें कुल 6 मंजिलें हैं। चारों ओर एक बड़ा बगीचा है जो 7000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। बहुत ही प्रभावशाली है। आदित्य शर्मा ने चुपके से जीभ क्लिक की। इस जगह की कीमत ही सैकड़ों करोड़ों में होगी। कपूर आंटी वाकई अमीर हैं। साहिल, हम आ गए। अब से ये तुम्हारा घर होगा, अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा। चलो घर चलो और अपनी 4 बहनों से मिलो। ठीक है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और अंजलि मेहता के पीछे कार से बाहर निकला। उस पल विला की खिड़की से 2 नाजुक चेहरे, 4 जोड़ी खूबसूरत आंखें आदित्य शर्मा और अंजलि मेहता को घूर रही थी। बड़ी बहन माँ और आदित्य शर्मा वापस आ गए। रिया वर्मा ने सोफे पर बैठी नैना गुप्ता की ओर मुड़कर कहा। नैना गुप्ता ने यह सुनकर अपने हाथ में फोन रख दिया और खड़ी हो गई। वापस आ गए तो दरवाजे पर स्वागत करने की जरूरत नहीं है और तुम वहां छिपकर देख रही हो। राधिका सिंह पीछे से आए। माँ आदित्य शर्मा को वापस लाए। हाँ, वे लगभग दरवाजे पर हैं। प्रिया चाय और फल निकाल लाओ, नैना गुप्ता ने कहा। ठीक है, राधिका सिंह ने जवाब दिया। मुनि और रसोई में चाय बनाने और फल परोसने चली गई। मूल रूप से यह काम नौकरानी को करना चाहिए था, लेकिन नैना गुप्ता को डर था कि आदित्य शर्मा संकोच करेगा, इसलिए राधिका सिंह ने ये किया। नैना गुप्ता को आदित्य शर्मा अपने इस सौतेले भाई से काफी प्रभावित थी। अंजलि मेहता हर साल आदित्य शर्मा की जानकारी इकट्ठा करती थी, ये देखने के लिए कि आदित्य शर्मा अच्छा कर रहा है या नहीं और क्या उसे कोई तंग कर रहा है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के बाद अंजलि मेहता इसे नैना गुप्ता को भी दिखाती थी। इसलिए हालांकि नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा से केवल 4 या 5 बार मुलाकात की थी, वह वास्तव में आदित्य शर्मा के विकास के हर चरण को जानती थी, क्योंकि आदित्य शर्मा ने उनकी मां की जान बचाई थी। नैना गुप्ता को आदित्य शर्मा से बहुत लगाव था और वह दिल से उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। रिया, तुम्हें आदित्य शर्मा की अभी भी कोई छाप है? क्या वह बचपन की तुलना में अधिक हैंडसम है? मुझे याद नहीं, मुझे नहीं पता कि वह हैंडसम है या नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि वह नफरत करने लायक नहीं है। मुझे भी रिया, तुमने कहा कि ऐसा भाई होने में मजा आएगा। कौन जानता है, वैसे मैंने अपनी एक सहपाठी से सुना जिसका छोटा भाई है कि वह और उसका भाई अक्सर युद्ध में रहते हैं। कैसा युद्ध? बस स्नैक्स छीनना, जेब खर्च छीनना, ये छोटी छोटी बातें। वैसे मेरी सहपाठी ने मेरे साथ एक अनुभव साझा किया। क्या कहा? अपने छोटे भाई को जल्दी से मारना चाहिए, वरना बड़ा होने पर तुम उसे नहीं मार पाओगी। अरे, रिया वर्मा चौंक गई। उसने आदित्य शर्मा को देखा जो लगभग 1.5 मीटर लंबा और मजबूत कदकाठी वाला था और चुपके से जीभ क्लिक की। तो क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? शायद। तान्या शर्मा ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। तुम दोनों लड़कियां क्या बात कर रही हो? आदित्य शर्मा के घर में प्रवेश करने से पहले तुम उसे तंग करने की चर्चा कर रही हो। नैना गुप्ता आगे आए और एक हाथ से रिया वर्मा और तान्या शर्मा के कानों को पकड़ लिया। दर्द हो रहा है बड़ी बहन, दर्द हो रहा है। दर्द पता है तो दरवाजे पर स्वागत करने जाओ, नैना गुप्ता ने गुस्से में कहा। ठीक है, मुझे पता है बड़ी बहन, पहले छोड़ दो, रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने विनती की। तब नैना गुप्ता ने छोड़ा, जल्दी यहाँ आओ। समझ गई। तीनों दरवाजे पर आए। नैना गुप्ता ने हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोला और अंजलि मेहता और आदित्य शर्मा ठीक उसी समय दरवाजे पर पहुंचे। मां साहिल, तुम लोग वापस आ गए, नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। भाई साहिल, तुम कैसे हो? रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने हाथ हिलाकर आदित्य शर्मा का अभिवादन किया। आदित्य शर्मा ने फूलों की तरह खूबसूरत 3 बहनों को देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था और उसका दिल धड़क रहा था। मैंने अनुमान लगाया था कि यह बहनें खूबसूरत होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत होंगी। पास में खड़ी अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा का आश्चर्यचकित भाव देखा।
वह अपना मुंह ढककर मुस्कुराए। वह आदित्य शर्मा के कान में झुकी और धीरे से बोली, उत्साहित हो, जो भी तुम्हें पसंद आए कपूर आंटी को बता देना, कपूर आंटी तुम्हारे लिए फैसला कर देगी। अरे! आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कड़वी हंसी हंसा। गॉडमंदर, आप फिर से इसका जिक्र क्यों कर रही हैं? वैसे इसका जिक्र करना ठीक है। अध्याय 3 एंटीसाइनिन सिस्टम चालू, और मेरी बहन को भी पुरस्कार। भाई साहिल, थोड़ी चाय पियो, कुछ फल खाओ, संकोच मत करो। राधिका सिंह एक सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट लेकर आदित्य शर्मा के पास आए और उसके सामने एक कप चाय और फल रख दिए। ठीक है, धन्यवाद। दूसरी बहन। आदित्य शर्मा ने राधिका सिंह की ओर मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। आदित्य शर्मा को प्यास नहीं थी, वह बस थोड़ा घबराया हुआ था। घबराहट ना हो कैसे? 4 स्वर्गीय सुंदरियां उसके सामने बैठी थी और उसे लगातार घूर रही थी। उसके बगल में एक परिपक्व और आकर्षक कपूर आंटी भी बैठी थी और आदित्य शर्मा को ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुकदमा चल रहा हो। साहिल, इतना संकोची मत हो, इस जगह को अपना परिवार मानो, हम सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अंजलि मेहता ने देखा कि आदित्य शर्मा थोड़ा घबराया हुआ है। उन्होंने धीरे से उसका हाथ थपथपाया, उसे आराम करने का इशारा किया। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया, माँ सही कह रही हैं, हम पहले से ही रिश्तेदार हैं और हम तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानेंगे। हाँ बिल्कुल, राधिका सिंह ने जवाब दिया। रिया वर्मा और तान्या शर्मा आदित्य शर्मा को घूरती रही। उनकी खूबसूरत आंखें आदित्य शर्मा के प्रति जिज्ञासा से भरी थी। वे आदित्य शर्मा को देख रही थी और आदित्य शर्मा भी 4 बहनों को देख रहा था। चारों बहनें देश की सबसे खूबसूरत थी और प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थी। बड़ी बहन नैना गुप्ता और अंजलि मेहता की शक्ल सबसे ज्यादा मिलती थी और उनका स्वभाव कुछ ठंडा था, जैसे उपन्यासों में ठंडी महिला अध्यक्ष। दूसरी बहन राधिका सिंह सौम्य और सुसंस्कृत थी, उनके हाव भाव में कुछ किताबी हवा थी। तीसरी बहन रिया वर्मा मासूम और हंसमुख थी, उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थी जैसे चमकते रत्न। चौथी बहन तान्या शर्मा चंचल थी, थोड़ा बेबी फैट था और हंसने पर 2 डिंपल और 2 टाइगर दांत दिखते थे। वह बहुत प्यारी थी। इन 4 सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों का सामना करने पर जिनकी अपनी अपनी खूबियां थी, आदित्य शर्मा का ये कहना झूठ होगा कि वह प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन ठीक यही कारण था कि आदित्य शर्मा असहज महसूस कर रहा था। नैना गुप्ता ने देखा कि आदित्य शर्मा असहज है, वह हल्के से मुस्कुराए। साहिल, पहले मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, रास्ते में तुम थक गए होंगे, अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो, हम बाद में रात के खाने पर बात करेंगे। ये कहते हुए नैना गुप्ता ने फिर से अंजलि मेहता की ओर देखा। माँ, मुझे लगता है कि आप भी थोड़ी थकी हुई हैं, अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करें, मैं साहिल का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अंजलि मेहता वाकई थोड़ी थकी हुई थी, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और कई घंटों तक कार में बैठने से वह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत थक गई थी। हाँ ठीक है, अंजलि मेहता ने सिर हिलाया और आदित्य शर्मा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। साहिल, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी बड़ी बहन से कहना, वह तुम्हारी मदद कर देगी। ठीक है गॉड, आप जाकर आराम करें, मैं ठीक हूँ। आदित्य शर्मा खड़ा हुआ और अंजलि मेहता को कुछ कदम छोड़ने गया। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, सयन के साथ कमरा देखने जाओ। अंजलि मेहता ने मुस्कुराया। हाँ। अंजलि मेहता दूसरी मंजिल पर गई और अपने कमरे में लौट गई। नैना गुप्ता साहिल खन्ना को तीसरी मंजिल पर ले गई। जैसे ही तीनों गए, रिया वर्मा और तान्या शर्मा खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने राधिका सिंह की ओर देखा और जीभ निकाल कर पूछा, दूसरी बहन, तुम्हें आदित्य शर्मा के बारे में क्या ख्याल है? दूसरी बहन, तुम्हें क्या लगता है? हमारा छोटा भाई बहुत शर्मीला है, उसका लाल चेहरा इतना प्यारा है। राधिका सिंह ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तुम दोनों क्या कहना चाह रही हो? तुम्हें बता दूं, शरारत मत करना, माँ और बड़ी बहन उसकी बहुत चिंता करती हैं। क्या गलत है? मुझे बस लगता है कि वह प्यारा है और मैं उसे थोड़ा छेड़ना चाहती हूँ, तान्या शर्मा ने हंसते हुए कहा और उसके 2 नुकीले टाइगर दांत फिर से दिखाई दिए। तीसरी बहन, तुम्हें क्या लगता है? रिया वर्मा ने आंखें झपकाए। मेरे मन में भी यही विचार है, अब हम एक परिवार हैं, हमें उसे अच्छी तरह जानना चाहिए। तुम उसे जानना चाहती हो या छेड़ना चाहती हो? राधिका सिंह ने आ भरी, फिर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, परेशानी मत ढूंढो। ये कहकर राधिका सिंह ऊपर चली गई। रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंस पड़ी। तीसरी मंजिल यह अब से तुम्हारा कमरा होगा, तुम्हें पसंद है? नैना गुप्ता आदित्य शर्मा को एक कमरे में ले गई, दरवाजा खोला और लाइट चालू की। इस कमरे का लेआउट बहुत बड़ा था, लगभग 50 वर्ग मीटर, सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ, और कीमत बहुत अधिक थी। अंदर एक अलग बाथरूम भी था। कुछ साधारण नजरों के बाद आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद बड़ी बहन, इतना औपचारिक मत हो। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता है कि तुम्हें अभी बहुत असहजता है,
लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाओगे। तुम पहले आराम कर लो, हम रात के खाने पर अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और कमरे में चला गया। नैना गुप्ता ने मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर दिया। नैना गुप्ता के जाने के बाद आदित्य शर्मा ने लंबी सांस छोड़ी और पीठ के बल बिस्तर पर लेट गया। दबाव बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं? आदित्य शर्मा ने परेशानी में सिर खुजलाया। इन वर्षों में आदित्य शर्मा अकेले रहने का आदी हो गया था। उसे वाकई नहीं पता था कि 4 बड़ी बहनों के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। अगर उनकी पहचान बराबर होती तो बेहतर होता, लेकिन उनकी 4 बहनें सभी खूबसूरत, सर्वश्रेष्ठ थी और इस तरह का दबाव वाकई उसे सांस लेने नहीं दे रहा था। वरना मैं चला जाऊं। खटखट। जब आदित्य शर्मा भागने के बारे में सोच रहा था, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। आदित्य शर्मा अचानक बिस्तर से उठ बैठा और घबराते हुए बोला, अंदर आओ। दरवाजा खुला और नैना गुप्ता दोनों हाथों में बाथ टॉवल, टूथब्रश और अन्य प्रसाधन सामग्री लेकर अंदर आई। ये तुम्हारे प्रसाधन सामग्री है, बस भूल गई थी, धन्यवाद। डिंग बहन कमरे में आई और एंटी साइनिंग सिस्टम को ट्रिगर किया। होस्ट से संबंधित कोई भी व्यक्ति जो होस्ट के कमरे में प्रवेश करता है, वह साइन इन पुरस्कार को ट्रिगर करेगा। प्रत्येक व्यक्ति दिन में एक बार साइन इन कर सकता है और उसे साइन इन उपहार पैकेज से पुरस्कृत किया जाएगा। टिप्पणी साइन इन का समय जितना लंबा होगा, उपहार पैकेज का पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। सबसे कम 1 मिनट और सबसे अधिक 4 घंटे। नैना गुप्ता की 24 घंटे की साइन इन उल्टी गिनती। अपने दिमाग में आवाज सुनकर आदित्य शर्मा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। सिस्टम गोल्ड फिंगर, मेरे पास गोल्ड फिंगर है। कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रहने के बाद आदित्य शर्मा उत्साहित हो गया। मैंने चीजें तुम्हारे लिए रख दी है, तुम अच्छे से आराम करो और मैं तुम्हें रात के खाने के लिए बुलाऊंगी। आदित्य शर्मा की हालत को अच्छा ना देखकर नैना गुप्ता ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चीजें बेड साइड टेबल पर रख दी, मुनी और चली गई। जब नैना गुप्ता ने अपने दाहिने पैर से कमरे से बाहर कदम रखा, आदित्य शर्मा के दिमाग में फिर से एक आवाज आई, नैना गुप्ता कमरा छोड़ने वाली हैं और समय 1 मिनट से कम है। अगर साइन इन विफल हो जाता है तो नैना गुप्ता आज फिर से साइन इन नहीं कर पाएंगी और 24 घंटे के भीतर साइन इन फिर से शुरू होगा। सिस्टम की याद दिलाने की आवाज सुनकर आदित्य शर्मा चौंक गया। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने नैना गुप्ता को रोकने के लिए बिना सोचे समझे बोल दिया, बड़ी बहन 1 मिनट रुको। अरे नैना गुप्ता एक पल के लिए रुक गई, रुकी और अपने दाहिने पैर को कमरे में वापस खींच लिया। फिर मुड़कर आदित्य शर्मा की ओर देखा। क्या हुआ? जब नैना गुप्ता स्थिर हो गई, आदित्य शर्मा ने अपने दिमाग में उल्टी गिनती को फिर से शुरू होते देखा तो उसने वाकई राहत की सांस ली, लेकिन उसे अभी भी थोड़ा डर था। उपहार पैकेज जो उसके हाथ में था लगभग उड़ गया था। नैना गुप्ता को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने आदित्य शर्मा का चेहरा कभी तनावग्रस्त तो कभी ढीला देखा। साहिल, क्या बात है? तुम्हें असहज तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें थोड़ी देर और देखना चाहता था, आदित्य शर्मा ने लापरवाही से कहा। दरअसल उसका ध्यान नैना गुप्ता पर नहीं था। वह अपने दिमाग में उल्टी गिनती को घूर रहा था। हालांकि उसके शब्दों ने नैना गुप्ता को स्तब्ध कर दिया। नैना गुप्ता ने अपनी खूबसूरत आंखें खोली और अपने सामने के इस दयालु और सस्ते भाई को देखा। उनके मन में सोच रही थी, उसे क्या हो गया है? क्या वह इतना घबराया हुआ है कि बकवास कर रहा है? डिंग, 1 मिनट हो गया। होस्ट को बधाई, आपको एक छोटा साइन इन उपहार पैकेज मिला। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? हो गया। आदित्य शर्मा के मन में उत्साह छा गया और उसने जल्दी से छोटा उपहार पैकेज प्राप्त किया। डिंग, होस्ट को बधाई, आपको 10,000 रुपये नकद मिले। डिंग, नैना गुप्ता ने होस्ट की मदद से सफलतापूर्वक साइन इन किया। सौंदर्य त्वचा, ये सुनकर आदित्य शर्मा फिर से स्तब्ध रह गया। जो लोग उनके साइन इन में सफलतापूर्वक मदद करते हैं उन्हें भी पुरस्कार मिल सकता है। अध्याय 4, बड़ी बहन, क्या तुमने मास्क लगाया है? सिस्टम से पुरस्कार की बात सुनकर आदित्य शर्मा अत्यधिक खुश हुआ। 1 मिनट के साइन इन के लिए मिला उपहार पैकेज 10,000 रुपये था। अगर वह 24 घंटे तक साइन इन करता तो उपहार पैकेज का पुरस्कार बहुत समृद्ध होता। इस अनुपात के अनुसार 1 मिनट में 10,000, 1 घंटे में 600,000 और 24 घंटे में 14.4 मिलियन। वह एक दिन में 14.4 मिलियन कमा सकता है और 10 दिनों में वह अरबपति बन सकता है। कितना रोमांचक है! ये सिर्फ पैसे से ज्यादा होना चाहिए। आदित्य शर्मा को हल्का हल्का एहसास हो रहा था कि सिस्टम के साइन इन पुरस्कार इतने सरल नहीं है। ये नैना गुप्ता को मिले पुरस्कारों से देखा जा सकता है। चाहे अन्य पुरस्कार हो या ना हो, अभी हमें जो करना है वह है नैना गुप्ता को रोकना। जितना अधिक समय वह नैना गुप्ता को रोकेगा उतना ही अधिक पुरस्कार मिलेगा। आदित्य शर्मा का दिमाग बहुत तेज है। उसने नैना गुप्ता को रोकने का तरीका पहले ही सोच लिया था। चून की साइन इन का समय जितना लंबा होगा पुरस्कार उतना ही समृद्ध होगा। नैना गुप्ता को मिला पुरस्कार भी
बेशक हो सकता है कि नैना गुप्ता को अपनी त्वचा की सुंदरता का एहसास ना हो, लेकिन अगर यह बहुत बढ़ जाए तो 10 अंक जोड़ें, और अगर 20 अंक हो तो नैना गुप्ता को इसका एहसास नहीं होगा जैसे कि उसे इसका एहसास होगा। नैना गुप्ता कारण के बारे में सोचेगी। कारण पता चलने के बाद उसे आदित्य शर्मा को सक्रिय रूप से रोकने की जरूरत नहीं होगी, वह खुद आएगी। हाँ, मुझे अब जो करना है वह है नैना गुप्ता को अपने बदलावों का एहसास कराना। आदित्य शर्मा ने अपने दिमाग में एक योजना बनाई। दरवाजे पर खड़ी नैना गुप्ता आदित्य शर्मा के चेहरे के भावों को बदलते हुए देखती रही। उन्हें लगा कि आदित्य शर्मा असामान्य है। क्या ये दबाव के कारण है? एक पल सोचने के बाद नैना गुप्ता ने जाने का विचार त्याग दिया और पहले आदित्य शर्मा को समझाने, उसे कुछ ढील देने और उसका मन बनाने की योजना बनाई। साहिल, वास्तव में तुम्हें इतना संकोची होने और ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा को कोमल मुस्कान के साथ देखा। हमारे बीच पारिवारिक स्नेह है और हमारे पास एक ही खून है। अरे! आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और संदेह में पूछा, बड़ी बहन आपने क्या कहा? हा, नैना गुप्ता ने हल्के से हंसा। तुम सोचो, मेरी माँ उस समय तुम्हारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट से बची थी। क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा खून और मेरी माँ का खून एक साथ मिल गया है और मेरे शरीर में मेरी माँ का खून है? क्या यह एक तरह का खून का रिश्ता नहीं है? नैना गुप्ता की व्याख्या सुनकर आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। आप इसे ऐसे कैसे समझा सकती हैं? बड़ी बहन, धन्यवाद। मुझे पता है कि आपने यह मेरा तनाव कम करने के लिए कहा। पूरी तरह से नहीं। नैना गुप्ता की खूबसूरत आंखें सिकुड़ी चमक रही थी। दरअसल मैंने ये तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा। मेरे पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और मुझे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला। उस समय मेरी माँ मेरा एकमात्र सहारा थी। तुम्हारे बिना मेरी माँ भी चली जाती। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि मेरी माँ के बिना मेरा संसार कैसा होता। शायद मैं अपना जीवन निराशा में बिताती। तो साहिल, तुमने न केवल मेरी माँ को बचाया बल्कि हम 4 बहनों को भी। मैं वास्तव में तुम्हारी आभारी हूँ और तुम्हें अपने परिवार की तरह मानती हूँ। ये कहते हुए नैना गुप्ता ने अपना हाथ उठाया और आदित्य शर्मा के कंधे पर थपथपाया। और दबाव मत लो। ठीक है, तुम जो धनसंपत्ति अब देख रहे हो वह बस बादल है। हमारे पारिवारिक स्नेह की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। आदित्य शर्मा का चेहरा बदल गया। नैना गुप्ता के शब्दों से उसे अभूतपूर्व ईमानदारी महसूस हुई जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। बड़ी बहन, धन्यवाद। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें परिवार की तरह मानूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें शामिल हो जाऊं। आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा, बस यही बात है। नैना गुप्ता ने राहत के साथ मुस्कुराया। अपने मन को समायोजित करो और इस नए परिवार में शामिल हो जाओ। माँ और मैं, साथ ही 3 छोटी बहनें, सभी तुम्हारा मजबूत समर्थन होंगी। हाँ, आदित्य शर्मा ने जोर से सिर हिलाया। इस पल आदित्य शर्मा वाकई इस नए घर में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ था। ठीक है, नहा लो। हम बाद में नीचे रात के खाने के लिए जाएंगे। रात के खाने के दौरान मुझे कुछ घोषणा करनी है। नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा के कंधे को दबाया और खड़ी हो गई। आदित्य शर्मा ने संदेह में पूछा, क्या घोषणा? ये तुम्हारे बारे में है। नैना गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, इस परिवार में प्रवेश करने पर तुम इस परिवार का हिस्सा हो। मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें और बेहतर बनाऊं। आगे तुम्हें शायद कुछ कठिनाई होगी। प्रतिरोध मत करना, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। मुझे प्रशिक्षित करना। हाँ, ठीक है, इतने सवाल मत पूछ। खाने के समय तुम्हें पता चल जाएगा। नैना गुप्ता ने हल्के से मुस्कुराया। मैं पहले जाती हूँ। बड़ी बहन, डिंग, 10 मिनट हो गए। होस्ट को बधाई, आपको साइन इन छोटा उपहार पैकेज मिला। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? 10 मिनट हो गए, प्राप्त करें। डिंग, होस्ट को बधाई, आपको 100 रुपये नकद मिले और आपकी सुंदरता में थोड़ा सुधार हुआ। डिंग, नैना गुप्ता ने सफलतापूर्वक साइन इन किया। सौंदर्य त्वचा 1000 रुपये और थोड़ा सौंदर्य बोनस। जैसा कि मैंने सोचा था, सिस्टम का पुरस्कार सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। क्या नैना गुप्ता की त्वचा में थोड़ा सुधार हुआ है? आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता के चेहरे की ओर देखा। नजदीक से देखने पर नैना गुप्ता की त्वचा वाकई चिकनी और नाजुक थी और प्रभाव ऐसा था जैसे उन्होंने अभी अभी मास्क लगाया हो। बड़ी बहन, आदित्य शर्मा ने फिर से नैना गुप्ता को कमरा छोड़ने से रोका। क्या हुआ? नैना गुप्ता मुनि और आदित्य शर्मा की ओर देखा। आदित्य शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आपकी त्वचा बहुत अच्छी है। मैं बस पूछना चाहता था कि आप आमतौर पर किस तरह का मास्क इस्तेमाल करती हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक संकेत था। आदित्य शर्मा पहले नैना गुप्ता पर थोड़ा प्रभाव छोड़ेगा। जब संकेत बढ़ जाएंगे तो नैना गुप्ता इसका ध्यान देगी। आदित्य शर्मा के शब्द सुनकर नैना गुप्ता ने अनजाने में अपना चेहरा छुआ और फिर मुस्कुराए। तुम चिकनी बातें कर रहे हो। तुम्हारी बड़ी बहन, मैं स्वाभाविक रूप से सुंदर हूं और मैं कभी मास्क का उपयोग नहीं करती। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मीठी बातें करना बेकार है।
तुम्हें खुद को लगातार बेहतर करना होगा। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। मुझे वाकई लगता है कि आपकी त्वचा अच्छी है। हाँ ठीक है। तुम्हारी तारीफ के लिए धन्यवाद। नैना गुप्ता ने हंसते हुए कहा, नहा लो, रात के खाने का समय हो गया है। ठीक है। नैना गुप्ता आदित्य शर्मा के कमरे से बाहर निकली और जब वह नीचे जाने वाली थी, तान्या शर्मा दौड़कर ऊपर आई। रिया, खाना लगभग तैयार है। तुम क्या करने जा रही हो? नैना गुप्ता ने पूछा। तान्या शर्मा ने नैना गुप्ता की ओर देखा। खाना लगभग तैयार है, मैं आपको बुलाने आई थी। बड़ी बहन, क्या आप आदित्य शर्मा के पास नहीं गई थी? गई थी। तुम ये क्यों पूछ रही हो? नैना गुप्ता को आश्चर्य हुआ। अरे, तान्या शर्मा एक पल के लिए रुक गई, फिर अपने चेहरे की ओर इशारा किया। मुझे लगा था कि आपने मास्क लगाया है। बड़ी बहन, आपने आदित्य शर्मा के कमरे में मास्क तो नहीं लगाया ना? कैसा मास्क? तुम क्या बात कर रही हो? मैं कभी मास्क नहीं लगाती। क्या तुम्हें नहीं पता? हाँ, आप कभी मास्क नहीं लगाती। तान्या शर्मा आश्चर्यचकित थी। तो फिर आपकी त्वचा इतनी चिकनी है जैसे मास्क लगाया हो? अरे, तान्या शर्मा के शब्दों ने नैना गुप्ता को स्तब्ध कर दिया। उन्हें याद आया कि आदित्य शर्मा ने अभी उनकी त्वचा की तारीफ की थी। क्या मेरी त्वचा वाकई बेहतर हो गई है? नैना गुप्ता ने फिर से अपना हाथ उठाया और अपना चेहरा छुआ। ये वाकई बहुत चिकना लग रहा था। यह क्या हो रहा है? लिविंग रूम में नैना गुप्ता सोफे पर बैठी थी, अपने फोन के फ्रंट कैमरे से अपने चेहरे को ध्यान से देख रही थी। त्वचा वाकई बहुत चिकनी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मास्क लगाने का प्रभाव हो। मैं आमतौर पर मास्क नहीं लगाती, फिर ऐसा अजीब क्यों हो रहा है? पास में बैठी तान्या शर्मा और रिया वर्मा नैना गुप्ता के चेहरे को देख रही थी और सिर झुकाकर फुसफुसा रही थी। तीसरी बहन, बड़ी बहन ने मास्क क्यों लगाया? क्या यह आदित्य शर्मा पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए है? बकवास मत करो। क्या बड़ी बहन ने नहीं कहा उन्होंने मास्क नहीं लगाया? क्या तुम्हें विश्वास है? त्वचा पर ऐसा प्रभाव निश्चित रूप से मास्क लगाने के कारण है और बड़ी बहन ने जो मास्क इस्तेमाल किया वह बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। ऐसा कहने पर हाँ, लेकिन बड़ी बहन के पास आदित्य शर्मा को खुश करने के लिए मास्क लगाने का कोई कारण नहीं है। रिया वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। तीसरी बहन, मेरे पास एक साहसी अनुमान है। क्या तुम्हें लगता है कि बड़ी बहन को आदित्य शर्मा पर क्रश है? ये वही है जो कहते हैं कि एक महिला अपने प्रिय के लिए सचती है। तान्या शर्मा ने विश्लेषण किया। अपनी आवाज धीमी रखो, अगर बड़ी बहन ने सुना तो तुम मर जाओगी। रिया वर्मा ने याद दिलाया। तुम दोनों भूतनी लड़कियां क्या बात कर रही हो? नैना गुप्ता ने फोन नीचे रखा और रिया वर्मा और तान्या शर्मा को गुस्से से घूरा। रिया वर्मा ने तान्या शर्मा को शिकायती नजरों से देखा। उसे उसकी आवाज के बहुत तेज होने और नैना गुप्ता को परेशान करने के लिए नापसंद किया। तान्या शर्मा को परवाह नहीं थी। वह नैना गुप्ता के पास गई और मुस्कुराए। बड़ी बहन, हम बहनें हैं। आपके पास इतना अच्छा मास्क है तो आप इसे छिपा नहीं सकती। मैं कुछ छिपा रही हूँ। नैना गुप्ता ने असहायता से सिर हिलाया। मैंने वाकई मास्क नहीं लगाया। अंदाजा मत लगाओ। सुना बड़ी बहन, मुझसे झूठ मत बोलो। चिंता मत करो, मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस अपनी त्वचा की देखभाल करना चाहती हूँ। तान्या शर्मा ने नैना गुप्ता का हाथ हिलाया और नखरे दिखाते हुए कहा, बस मुझे बता दो, मेरा विश्वास नहीं कर रही है ना? नैना गुप्ता ने अपनी भें उठाए। ठीक है, इस महीने का जेब खर्चा आधा, ऐसा नहीं है? फिर वही तरकीब। तान्या शर्मा की आंखें चौड़ी हो गई, दुखी दिख रही थी। नैना गुप्ता ने अपने मुंह का कोना उठाया। ये तरीका तुम दोनों के लिए सबसे प्रभावी है और तुम खुशी, अगर तुमने फिर से इसका जिक्र किया तो तुम्हारा जेब खर्च भी आधा होगा। मुझे इसमें मत घसीटो। रिया वर्मा ने अन्यायग्रस्त दिखा। क्या मुझे दूसरी बार कहना पड़ेगा? नैना गुप्ता ने रिया वर्मा और तान्या शर्मा के विरोधी भावों को नजरअंदाज किया और सीधे अपने रब से उन्हें दबा दिया। हाँ, समझ गई। रिया वर्मा और तान्या शर्मा ने निराश होकर सिर झुका लिया। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तभी राधिका सिंह आए। वह भी अपने कमरे में पढ़ रही थी और अभी भी चश्मा पहने थी। ये चश्मे राधिका सिंह की सुंदरता को छिपा रहे थे और इससे उनकी किताबी हवा और बढ़ गई थी। दूसरी बहन, बड़ी बहन हमारा जेब खर्च काटना चाहती हैं। तान्या शर्मा ने पाउट बनाते हुए शिकायत की। क्यों, तुम फिर से शरारत कर रही थी? राधिका सिंह ने पूछा जब वह सोफे के पास आए और बैठने वाली थी। उसने अनजाने में नैना गुप्ता का चिकना चेहरा देखा और राधिका सिंह ने अनायास पूछा, बड़ी बहन आज आपकी त्वचा इतनी अच्छी क्यों है? मास्क लगाया है? रिया वर्मा और तान्या शर्मा खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने अपने मुंह हककर हंस दिया। नैना गुप्ता का चेहरा फिर से बहुत खराब हो गया। उन्होंने रिया वर्मा और तान्या शर्मा को घूरा। खाने के समय मैं तुम दोनों के साथ हिसाब करूंगी। ये कहकर नैना गुप्ता खड़ी हो गई और रेस तरह की ओर चली गई। तान्या शर्मा ने भ्रमित होकर कहा, बड़ी दीदी, यहाँ क्या हो रहा है? नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी दीदी, क्या तुम्हें पता है कि बड़ी दीदी ने हमारी पॉकेट मनी क्यों काटी?
यह मास्क की वजह से है। मास्क की वजह से तान्या शर्मा और अधिक भ्रमित हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका आदित्य शर्मा से कुछ लेना देना है। रिया वर्मा ने जवाब दिया आदित्य शर्मा। तान्या शर्मा ने अनायास ही सिर उठाया और ऊपर की ओर देखा। तीसरी मंजिल पर आदित्य शर्मा के कमरे में सिस्टम साइन इन रिवॉर्ड कैसे सेट किया जाता है? क्या मुझे हर मिनट एक मिल सकता है या हर 10 मिनट में एक होस्ट को जवाब? सिस्टम 1 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के आधार पर साइन इन पैकेज सेट करता है, लेकिन आप प्रत्येक साइन इन व्यक्ति से केवल 3 गिफ्ट पैक प्राप्त कर सकते हैं। नैना गुप्ता ने पहले ही 2 बार प्राप्त कर लिया है और 1 बार और प्राप्त करना बाकी है। होस्ट को याद दिलाएं कि प्राप्त करने की संख्या सीमित है, इसलिए लंबे समय के गिफ्ट पैक के लिए प्रयास करें। जितना लंबा समय उतने अधिक रिवॉर्ड्स गिफ्ट पैक से मिलेंगे। कमाल है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने 2 गिफ्ट बैग बर्बाद कर दिए, आदित्य शर्मा ने उदास होकर कहा। होस्ट को जवाब सिस्टम ने स्थिति के अनुसार याद दिलाया। अभी की स्थिति के अनुसार होस्ट के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए बड़ा गिफ्ट पैकेज प्राप्त करना संभव नहीं था। और ऐसा हुआ। आदित्य शर्मा ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। अभी की स्थिति में नैना गुप्ता को लंबे समय तक रखना वाकई मुश्किल था। सिस्टम, मैं इन 4 बहनों से परिचित नहीं हूं। भले ही वे मेरे कमरे में आए, उनके लिए लंबे समय तक रुकना मुश्किल होगा। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? सिस्टम साइन इन लोगों के लिए रिवॉर्ड विधि बदल सकता है। होस्ट पहले एक लक्ष्य चुन सकता है और सिस्टम एक प्रोग्राम को लक्ष्य से बांध देता है। होस्ट बंधे हुए लक्ष्य के अनुसार कार्य जारी कर सकता है और बंधा हुआ लक्ष्य कार्य पूरा करने के बाद पुरस्कृत होगा। प्रत्येक लक्ष्य के लिए प्रतिदिन 10 कार्य प्रकाशित किए जा सकते हैं और प्रतिदिन एक लक्ष्य बांधा जा सकता है। वाह, क्या यह इतना मानवीय है? आदित्य शर्मा ने उत्साहित होकर कहा, अगर ऐसा है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आदित्य शर्मा नैना गुप्ता को बांधता है तो वह उसे 1 घंटे तक अपने कमरे में रहने का कार्य दे सकता है और कार्य पूरा करने के बाद उसे त्वचा सौंदर्यन पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए नैना गुप्ता निश्चित रूप से आदित्य शर्मा के कमरे में रहने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार कोई भी महिला सुंदर होने का अवसर नहीं छोड़ेगी। इस तरह आदित्य शर्मा को बहुत राहत महसूस हुई। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। आदित्य शर्मा ने उत्साह से उंगलियां चटकाए, तेजी से सोचते हुए कि पहले किसे बांधा जाए। 4 बहनों के व्यक्तित्वों की तुलना करने के बाद आदित्य शर्मा ने पहले तान्या शर्मा को बांधने का फैसला किया। 4 बहनों में तान्या शर्मा सबसे कम दिमाग का उपयोग करती है। सिस्टम, तान्या शर्मा को बांधो। रात का खाना तैयार है। खुशी, रिया जाओ और माँ और साहिल को खाने के लिए बुलाओ। नैना गुप्ता की आवाज डाइनिंग रूम से आए। ठीक है, तान्या शर्मा और रिया वर्मा ने एक साथ जवाब दिया और सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर तान्या शर्मा और रिया वर्मा ने फुसफुसाते हुए कहा, तीसरी दीदी, तुम माँ को बुलाओ और मैं साहिल को ढूंढती हूँ। और रिया वर्मा ने भय उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, साहिल तीसरी मंजिल पर है और माँ दूसरी मंजिल पर है। तुम इतनी आलसी हो, तुम वास्तव में पहली मंजिल पर जाना चाहती हो। क्या तुम कुछ छुपा रही हो? मैं इतनी आलसी कैसे हो सकती हूँ? तान्या शर्मा ने असंतुष्ट होकर मुंह फुलाया। ठीक है, मेरे पास वास्तव में अन्य योजनाएं हैं। तीसरी दीदी, क्या तुम नहीं जानना चाहती कि बड़ी दीदी और साहिल के बीच क्या हुआ था? इस अवसर का उपयोग करके मैं जांच करूंगी और जवाब मिलने के तुरंत बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। हाँ, मुझे पता था कि तुम इसे छोड़ नहीं सकती। रिया वर्मा ने हंसते हुए कहा, मेरे बारे में ही मत बोलो। तुम उत्सुक नहीं हो? तान्या शर्मा ने आंखें मटकाते हुए रिया वर्मा को देखा। बहुत उत्सुक हूँ, रिया वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जैसा तुमने कहा वैसा ही करें। लेकिन तुम्हें जल्दी करना होगा। अगर समय ज्यादा लग गया तो बड़ी दीदी को शक हो जाएगा। अगर तुम्हारी पॉकेट मनी कट गई तो मुझसे उधार मांगने मत आना। चिंता मत करो, ये बहुत जल्दी होगा, तान्या शर्मा ने कहा और तेजी से तीसरी मंजिल की ओर दौड़ी। आदित्य शर्मा के दरवाजे पर पहुंचकर तान्या शर्मा ने हाथ उठाकर दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई। डिंग, पहचान की जांच, पहचान मेल खाती है। सिस्टम बाइंडिंग सफल। हाँ, यह क्या आवाज थी? तान्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। बधाई हो, आपने सिस्टम को सफलतापूर्वक बांध लिया है और सिस्टम द्वारा जारी कार्यों को पूरा करके आप पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। कौन बोल रहा है? तान्या शर्मा असमंजस में थी और अचानक उसे एहसास हुआ कि यह आवाज उसके दिमाग से आ रही थी। सिस्टम कार्य पुरस्कार। क्या मुझे उपन्यासों में बताया गया गोल्डन फिंगर मिल गया है? तान्या शर्मा की खूबसूरत आंखों में अविश्वसनीय चमक थी। तान्या शर्मा आमतौर पर कुछ उपन्यास पढ़ती थी। उसे पता था कि उपन्यासों के नायक के पास गोल्डन फिंगर होता है, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन यह मिलेगा। क्या ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। आप सपना नहीं देख रही हैं। ये सच है। तान्या शर्मा ने अपने दिमाग में फिर से सिस्टम की आवाज सुनी। सिस्टम मुझसे बात कर रहा है। क्या यह इतना कमाल का है?
तान्या शर्मा और अधिक हैरान थी। वास्तव में यह आदित्य शर्मा था जो तान्या शर्मा से बात कर रहा था। उसने जो आवाज सुनी वह आदित्य शर्मा द्वारा सिस्टम को नियंत्रित करने की थी और इस समय आदित्य शर्मा सिस्टम के माध्यम से तान्या शर्मा का अनुसरण कर रहा था। ये सपना नहीं है, ये सच है, ये कमाल है। तान्या शर्मा ने उत्साहित होकर कहा, सिस्टम तुम्हारे पास क्या कार्य है? क्या तुम मुझे सुपरमैन बना सकते हो? क्या मुझे भविष्य में विश्व शांति बनाए रखनी होगी? ये सुनकर आदित्य शर्मा के मुंह पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। ऐसा लगता था कि तान्या शर्मा उपन्यासों से काफी प्रभावित थी। आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। ये सिस्टम केवल आपकी कमियों को सुधारता है, आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको और अधिक परिपूर्ण बनाता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पास क्या कमियां हैं? तान्या शर्मा ने मुंह फुलाकर थोड़ा नाराज होकर कहा, आपके पास कई कमियां हैं, जैसे कम आईक्यू, आलसी भूख, बार बार परेशानी करना और छोटा आकार। रुक जाओ, तान्या शर्मा ने जल्दी से सिस्टम को रोका, फिर अजीब ढंग से मुस्कुराए। ठीक है, हम फायदों की बात करें। फायदे? 3 मिनट तक चुप्पी। क्या मतलब? तान्या शर्मा ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में चिल्लाया। मैं इतनी खूबसूरत महिला हूं, क्या मेरे पास कोई फायदा नहीं है? आदित्य शर्मा ने सिस्टम में रिया कपूर के गुस्सैल हावभाव को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। चिंता ना करें, फायदे हैं, बशर्ते आप सिस्टम द्वारा जारी कार्यों को पूरा करें। आप बहुत सारे फायदे प्राप्त कर सकते हैं। सचमुच? तान्या शर्मा ने जल्दी से अपना मूड बदला, तो जल्दी से जारी करो। मैं इंतजार नहीं कर सकती। अभी नहीं, रात के खाने के बाद आपको आदित्य शर्मा के कमरे में जाना होगा ताकि मिशन ट्रिगर हो। आदित्य शर्मा, मुझे अपने भाई के कमरे में क्यों जाना है? क्या इन दोनों का कोई संबंध है? तान्या शर्मा ने संदेहपूर्वक पूछा। ज्यादा सवाल मत पूछो, सिस्टम की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करो। एक संकेत देता हूँ, कार्य पूरा करने के बाद यह आपकी शक्ल को बढ़ाएगा। शक्ल? तान्या शर्मा ने नीचे देखा, हाथ उठाकर उसे छुआ और अचानक उत्साहित हो गई। ठीक है, मैं करूंगी। तान्या शर्मा की सुंदरता और स्वभाव दोनों ही शीर्ष स्तर के हैं, सिवाय उनके कद के। अंतर कहीं और नहीं बल्कि शक्ल में है। उनकी 3 बड़ी बहनें सभी हैं। बड़ी दीदी नैना गुप्ता के पास तो भी है, लेकिन वह भी है। इस वजह से तान्या शर्मा को कम चिंता नहीं हुई। कभी भी 3 बड़ी बहनें इस बारे में उनके साथ मजाक करती थी। उनके मन में लंबे समय तक इसका विचार था। बेशक ये सिर्फ एक विचार था। अगर वह वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करती तो नैना गुप्ता उसे कभी नहीं छोड़ती। अब ना तो सर्जरी की जरूरत है और ना ही दवा की, बस सिस्टम के कार्यों को पूरा करना है और शक्ल बढ़ सकता है। स्वाभाविक रूप से तान्या शर्मा बहुत उत्साहित थी। तान्या शर्मा रात का खाना जल्दी खत्म करने और फिर आदित्य शर्मा के कमरे में मिशन ट्रिगर करने के लिए बेताब थी। तभी दरवाजा खुला और आदित्य शर्मा बाहर आया। तान्या शर्मा को देखकर आदित्य शर्मा ने आश्चर्य का नाटक किया। चौथी दीदी, तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें खाने के लिए बुलाने आई हूँ और खाने के बाद तुम कहीं मत जाना। जल्दी अपने कमरे में वापस जाना, समझे? तान्या शर्मा ने जल्दबाजी में कहा। क्यों? आदित्य शर्मा ने मजाक में पूछा। ज्यादा सवाल मत कर। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ा और उसे अनायास ही नीचे की ओर खींच लिया। अब तान्या शर्मा का दिमाग शक्ल बढ़ाने की सोच से भरा हुआ था और वह नैना गुप्ता और आदित्य शर्मा की जांच करने के बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। डाइनिंग रूम में आदित्य शर्मा, अंजलि मेहता और 4 बहनें डाइनिंग टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुई थी। डाइनिंग टेबल पर एक शानदार रात का खाना था। एक गर्म व्यंजन, 4 ठंडे व्यंजन और एक समुद्री भोजन का सूप। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा के साथ चिंता से बात करने के बाद नैना गुप्ता की ओर देखा और सिर हिलाया। नैना गुप्ता ने सिर उठाकर जवाब दिया। तुरंत बड़ी दीदी की प्रभावशाली मुद्रा में आ गई और अपनी आंखें उठाकर सभी को देखा। आज के रात के खाने से आदित्य शर्मा आधिकारिक तौर पर हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है। आदित्य शर्मा खड़ा हुआ और अंजलि मेहता और नैना गुप्ता की ओर थोड़ा झुका। मैं भविष्य में गौडेमदर और 4 बड़ी बहनों को परेशान करूंगा। अगर कुछ गलत हुआ तो कृपया मुझे क्षमा करें। अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। साहिल, बैठ जाओ और कहो कि हम सब एक परिवार हैं, इसलिए हमें संयमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया गौडमबदर। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया और बैठ गया। नैना गुप्ता ने जारी रखा। साहिल, क्योंकि तुम अब परिवार का हिस्सा हो, तुम्हें परिवार के व्यवसाय की स्थिति जानने का अधिकार है। विशेष रूप से मैं आज इसके बारे में नहीं बोलूंगी, तुम इसे धीरे धीरे समझ जाओगे। मैं अब संक्षेप में परिचय देती हूँ। कपूर परिवार ने मेरी पीढ़ी से व्यवसाय शुरू किया, मुख्य रूप से समुद्री व्यापार में। इसके आधार पर कपूर परिवार ने कई पीढ़ियों की मेहनत के बाद अब जो है उसे हासिल किया है। अब कपूर परिवार का मुख्य व्यवसाय घरेलू और विदेशी व्यापार, रियल एस्टेट, मनोरंजन, खानपान, विज्ञापन आदि है। संक्षेप में कपूर एंटरप्राइजेस कई प्रकार के व्यवसाय संचालित करता है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा घरेलू और विदेशी व्यापार और रियल एस्टेट है। मैं अब कपूर एंटरप्राइजेस की अध्यक्ष हूँ।
प्रिया उपाध्यक्ष हैं और खुशी और रिया प्रबंधक हैं। प्रत्येक एक उद्यम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। साहिल, तुम भी भविष्य में शामिल होगे और तुम भी एक उद्यम के निदेशक होगे। क्या तुम समझे? आदित्य शर्मा चौंक गया। मैं बड़ी दीदी, मैं अभी अभी स्नातक हुआ हूँ। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। नैना गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, साहिल, तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। मैं तुम्हारी क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग में पढ़ाई की है। तुम्हें ये भी पता है। आदित्य शर्मा ने शर्मिंदगी से सिर कुचलाया। वाह साहिल, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने शानदार हो। रिया वर्मा ने आदित्य शर्मा को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। राधिका सिंह ने भी मुस्कुराते हुए आदित्य शर्मा की ओर सिर हिलाया। उनकी खूबसूरत आंखें प्रशंसा से भरी थी। तान्या शर्मा का कोई जवाब नहीं था। इस समय वह बस जल्दी से खाना खत्म करना चाहती थी और कार्य को ट्रिगर करना चाहती थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं हुआ? बड़ी दीदी, जल्दी करो, अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी की व्यवस्था करूंगी। तुम पहले इसे समझो। जब तुम इससे परिचित हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक व्यवसाय सौंप दूंगी। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, समझे? ठीक है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, आदित्य शर्मा ने गंभीरता से कहा। हाँ, नैना गुप्ता ने सिर हिलाया। फिर एक बैंक कार्ड निकाला और आदित्य शर्मा को सौंप दिया। आदित्य शर्मा ने इसे नहीं लिया। उसने संदेहपूर्वक पूछा, बड़ी दीदी, यह क्या है? ये तुम्हारा पॉकेट कार्ड है। नैना गुप्ता ने समझाया, मैं हर महीने कार्ड में 100 रुपये डालूंगी। तुम इस 100 रुपये का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। अगर यह खत्म हो गया और तुम्हें पैसे खर्च करने हैं तो तुम्हें मुझसे आवेदन करना होगा। अगर आवेदन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता तो मैं इसे मंजूर नहीं करूंगी। ये सुनकर आदित्य शर्मा जल्दी से खड़ा हुआ और बैंक कार्ड को वापस धकेल दिया। नहीं बड़ी दीदी, मैं ये कार्ड नहीं ले सकता। अंजलि मेहता ने आदित्य शर्मा को रोकने के लिए हाथ उठाया। मुस्कुराते हुए कहा, इसे ले लो। इस कार्ड में पॉकेट मनी मुफ्त में नहीं दी जा रही। जब तुम कपूर एंटरप्राइजेस में काम शुरू करोगे तो कोई वेतन नहीं होगा। तुम जो आय बनाओगे तुम्हारी बड़ी दीदी तुम्हारे लिए एक खाता बनाएगी और उसे बचाएगी। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम अपने खाते में पैसे निकाल सकते हो। रोजमर्रा के खर्चे सभी इस कार्ड में होंगे, समझे? ओह ऐसा है, लेकिन एक महीने में 100 रुपये बहुत ज्यादा है। मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता की ओर देखा। बड़ी दीदी, या फिर तुम सामान्य लोगों के वेतन के हिसाब से 4000 से 5000 रुपये महीने में दे दो। आदित्य शर्मा के शब्दों को सुनकर नैना गुप्ता को राहत महसूस हुई। उसने रिया वर्मा और तान्या शर्मा की ओर देखा और गुस्से में कहा, साहिल को देखो, 100 उसके लिए बहुत ज्यादा हैं। और तुम दोनों का क्या? हर महीने पैसे पर्याप्त नहीं होते। साहिल से अच्छी तरह सीखो, समझे? रिया वर्मा और तान्या शर्मा उदास दिखी। वे लेटे हुए भी गोली खा रही थी। दोनों को सबक सिखाने के बाद नैना गुप्ता ने आदित्य शर्मा से कहा, साहिल, मना मत करो। मैंने पहले कहा था तुम अब से परिवार का हिस्सा हो और मैं तुम्हें समान रूप से व्यवहार करूंगी। इस समय राधिका सिंह ने कहा, साहिल, ये कार्ड न केवल पैसे का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि पूरे परिवार की तुम्हारे लिए स्वीकृति भी है। अगर तुम मना करते हो तो इसका मतलब है कि तुम हमें अपने दिल में परिवार नहीं मानते। मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं आदित्य शर्मा ने असहाय होकर मुस्कुराया। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। हालांकि आदित्य शर्मा ने कार्ड स्वीकार कर लिया, लेकिन उसका इरादा इसमें मौजूद पैसे का उपयोग करने का नहीं था। अब जब उसके पास सिस्टम के पुरस्कार हैं, उसे पैसे की कमी नहीं होगी। आदित्य शर्मा को कार्ड स्वीकार करते देख अंजलि मेहता बहुत खुश हुई। ठीक है, बातचीत खत्म, चलो खाना खाते हैं। थोड़ी देर में खाना ठंडा हो जाएगा। अंजलि मेहता के शब्दों को सुनकर तान्या शर्मा अचानक उत्साहित हो गई। हाँ, आखिरकार खाना खा सकती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। तुम्हें बस खाना ही पता है। नैना गुप्ता ने तान्या शर्मा को घरा। मुझे अभी तुमसे कुछ कहना है। तुम मरीन ड्राइव पर लग्जरी मोटर्स शोरूम के हस्तांतरण की बातचीत कर रही हो, है ना? कई दिन हो गए, कोई परिणाम है? ये सुनकर तान्या शर्मा का चेहरा अचानक उदास हो गया। बड़ी दीदी, वह वाकई मुश्किल है। कई कंपनियां उस पर नजर रखे हुए हैं। उन कंपनियों की तुलना में हमारे पास ज्यादा पैसे के अलावा कोई और फायदा नहीं है। बहाने मत बनाओ, मुझे बस परिणाम चाहिए। नैना गुप्ता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें 2 दिन और देती हूँ। अगर 2 दिन बाद तुम इसे हासिल नहीं कर पाई तो मेरे लिए तैयार रहना। दीदी, बात मत कर, अब खाना खाओ। तान्या शर्मा के बोलने से पहले ही नैना गुप्ता ने उसे दबंग तरीके से रोक दिया। तान्या शर्मा बहुत उदास थी। उसका चेहरा शिकायतों से भरा था। ये दृश्य देखकर आदित्य शर्मा ने चुपके से जीभ चटकाई और मन में कहा, ये बड़ी दीदी वाकई कठोर और दबंग है। पहले की उस समझदार दीदी से पूरी तरह अलग। क्या यही उसका असली चेहरा है? क्या डर गए? तभी राधिका सिंह की आवाज आई। आदित्य शर्मा ने सिर घुमाकर राधिका सिंह को देखा।
राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जब काम की बात आती है तो बड़ी दीदी कोई समझौता नहीं करती। तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा, कहीं नाखून ना चुभ जाए। आदित्य शर्मा ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बस अपनी पूरी कोशिश करो। राधिका सिंह ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अचानक बात बदल दी। तुमने बड़ी दीदी को मास्क दिया था, है ना? क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो? हाँ। राधिका सिंह के बेवजह शब्दों ने आदित्य शर्मा को स्तब्ध कर दिया। मैंने नैना गुप्ता को मास्क कब दिया? उसका क्या मतलब है? वास्तव में आदित्य शर्मा ने नैना गुप्ता की त्वचा के बेहतर होने के बारे में सोचा, लेकिन इसका मास्क से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। चलो खाना खाते हैं। राधिका सिंह ने आदित्य शर्मा को देखकर मुस्कुराया और फिर सिर झुकाकर खाना खाने लगी। आदित्य शर्मा और अधिक भ्रमित हो गया। बिना शुरुआत और अंत के, यह क्या कर रही है? उसने राधिका सिंह को लंबे समय तक घूरा और महसूस किया कि उसकी दूसरी दीदी साधारण नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे छिपी खूबसूरत आंखें हमेशा बुद्धिमत्ता की चमक दिखाती थी। छोड़ो, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, समय मिलने पर अच्छे से देखूंगा। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए और खाना शुरू किया। कुल मिलाकर यह रात का खाना बहुत सामंजस्यपूर्ण था। नैना गुप्ता ने दबंग अध्यक्ष की शैली दिखाने के बाद बड़ी दीदी की स्थिति में वापस आ गई। वह समय समय पर आदित्य शर्मा को सब्जियां देती थी और आदित्य शर्मा के साथ माता पिता के बीच कुछ छोटे मोटे विषयों पर बात करती थी। अंजलि मेहता आदित्य शर्मा को धीरे धीरे एकीकृत होते देख बहुत प्रसन्न थी और उनकी मुस्कान कभी नहीं रुकी। राधिका सिंह और रिया वर्मा ने भी आदित्य शर्मा के साथ एक दो शब्दों में बात की बिना किसी खास विषय के बहुत खुशी से। सामंजस्यपूर्ण और खुशहाल माहौल में केवल एक व्यक्ति पूरे समय बड़बड़ा रहा था और वह थी तान्या शर्मा। तान्या शर्मा के दिमाग में अब दो चीजें थी, एक थी सिस्टम कार्य और दूसरी थी लग्जरी मोटर्स शोरूम। पहली बात उसे खुश करती थी, लेकिन दूसरी उसे बहुत उदास कर रही थी। नैना गुप्ता ने उसे 2 दिन का समय दिया था ताकि वह लग्जरी मोटर्स शोरूम के अधिग्रह का कार्य पूरा करे, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। वास्तव में इस मामले में तान्या शर्मा आलसी नहीं थी, ये वाकई बातचीत करने में कठिन था। हाय, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूं कि मुझे ऐसा कार्य मिला। छोड़ो, शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। कल तक इंतजार करूंगी और दूसरी और तीसरी दीदी से समाधान ढूंढूंगी। वे मुझे मरने तो नहीं दे सकती। हाँ, ऐसा ही करूंगी। अपने मन में कुछ शब्दों से खुद को सांत्वना देने के बाद तान्या शर्मा का मूड बहुत बेहतर हो गया। यही तान्या शर्मा की खासियत थी। लोग बहुत बारीक सोचते हैं, जो भी चिंता हो वह बस थोड़ी देर रहती है। लगभग 1 घंटे में रात का खाना खत्म हो गया। आदित्य शर्मा खड़ा हुआ और डाइनिंग टेबल साफ करने वाला था, लेकिन तान्या शर्मा ने जल्दी से आदित्य शर्मा को रोक दिया। डाइनिंग टेबल साफ करने के लिए आंटी है, तुम अपने कमरे में आराम करने जाओ। तान्या शर्मा के शब्दों को सुनकर आदित्य शर्मा को छोड़कर सभी ने तान्या शर्मा को आश्चर्य भरी नजरों से देखा। अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया वाकई बड़ी हो गई है और अपने छोटे भाई की परवाह करना जानती है। हाँ, तान्या शर्मा ने सिर कुचलाया, मैं भी तो दीदी हूँ, बेशक मुझे दीदी की तरह दिखना होगा। सचमुच, नैना गुप्ता ने भौं उठाए। अगर तुम वाकई बड़ी दीदी की तरह हो तो आंटी के साथ मिलकर साफ सफाई करो। यह कोई बड़ी दीदी का काम नहीं है। मैं तान्या शर्मा ने खंडन करना चाहा, लेकिन कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने अपना मन बदल लिया। उसने सिर हिलाया, ठीक है, मैं आंटी के साथ साफ सफाई करूंगी और मैं तुम सबको दिखाऊंगी मैं एक योग्य दीदी हूँ। हाँ, क्या यह अभी भी हमारी चौथी दीदी है? राधिका सिंह ने नैना गुप्ता को मुस्कुराते हुए देखा। बड़ी दीदी, क्या हमें जांचना चाहिए? मुझे शक है कि चौथी दीदी को कोई बदल गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नैना गुप्ता ने सहमति में सिर हिलाया। तान्या शर्मा ने विरोध किया, माँ इन्हें देखो, मैंने कहा कि मैं दिखाऊंगी और यह मुझे अजीब तरह से चोट पहुंचा रही हैं। मैं साहिल के साथ भविष्य में कैसे रहूंगी? अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए तान्या शर्मा के सिर पर थपथपाया। फिर नैना गुप्ता और राधिका सिंह को देखा, तुम लोग ऐसा करना गलत है। रिया ने जिम्मेदारी लेने की कोशिश की है, तुम उसका मजाक कैसे उड़ा सकती हो? कोई मजाक नहीं, राधिका सिंह ने हंसते हुए कहा, प्रिया मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ, लेकिन डाइनिंग टेबल साफ करना बहुत आसान है। क्यों ना तुम आज आंटी के साथ घर की सफाई में मदद करो? क्या? तान्या शर्मा ने पहली मंजिल को घूरा जो 500 वर्ग मीटर से अधिक थी। दूसरी दीदी, क्या तुम मुझे थका देना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि अच्छी दीदी बनना इतना आसान है? नैना गुप्ता ने मुस्कुराया, मुझे लगता है कि प्रिया ने जो कहा वह सही है, तो ऐसा ही तय हुआ। रिया मेहनत करो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। नैना गुप्ता ने तान्या शर्मा के कंधे पर थपथपाया और ऊपर की ओर चली गई। फिर राधिका सिंह आए और तान्या शर्मा के कंधे पर थपथपाया। चौथी दीदी, हिम्मत रखो, ये करने के बाद तुम्हारी छवि तुरंत ऊंची हो जाएगी। दूसरी दीदी, तुम? अंजलि मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया थोड़ा घर का काम करने से तुम तक नहीं जाओगी।
देखो साहिल की नज़रें तुम्हें देखकर बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि वह तुम्हारा बहुत आभारी है। माँ, तुम भी? तान्या शर्मा रोने वाली थी। अच्छी दीदी बनना बहुत मुश्किल था। चौथी दीदी, मैं तुम्हारी सफाई में मदद कर देता हूँ। तभी आदित्य शर्मा सामने आया। आदित्य शर्मा को दिल से पता था कि तान्या शर्मा बस चाहती थी कि वह जल्दी अपने कमरे में वापस जाए, फिर कार्य को ट्रिगर करे। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह मजदूर बन जाएगी, जिससे आदित्य शर्मा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ, तान्या शर्मा ने दबंग तरीके से कहा। क्या? मैं बस कमरे की सफाई कर रही हूँ। ये बहुत आसान है, तुम अपने कमरे में आराम करने जाओ, मैं थोड़ी देर में खत्म कर लूंगी। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को मदद ना करने देने के अपने कारण थे। वह सोच रही थी कि सिस्टम कार्य आदित्य शर्मा के कमरे में ट्रिगर होना चाहिए। क्या कार्य का विषय आदित्य शर्मा से संबंधित है? अगर वह इस मामले की वजह से आदित्य शर्मा का पक्ष जीत सकती है तो ये कार्य करने में उसके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। हाँ, रिया वाकई दीदी की तरह दिख रही है, अंजलि मेहता ने आराम से मुस्कुराया। साहिल, चूंकि तुम्हारी चौथी दीदी तुम्हारी इतनी परवाह करती है तो तुम उसकी बात मानो और अपने कमरे में आराम करने जाओ। आदित्य शर्मा कुछ नहीं कह सका। उसने कड़वी हंसी हंसी और सिर हिलाया। फिर उसने अंजलि मेहता का हाथ पकड़ा। ठीक है गॉड अमर, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले जाता हूँ। अच्छा, अंजलि मेहता ने नर्म मुस्कान दी और आदित्य शर्मा के साथ ऊपर चली गई। उनके जाने के बाद तान्या शर्मा ने उदास हाव भाव दिखाया। मैं बस एक मिशन ट्रिगर करना चाहती थी, यह इतना मुश्किल क्यों है? हाय, मैं पहले ही साजिश जान चुकी हूँ, बता क्या मिशन है? तभी रिया वर्मा एक दुष्ट मुस्कान के साथ सामने आए और तान्या शर्मा को देखने लगी। तान्या शर्मा चौंक गई। तुम अभी तक गई क्यों नहीं? तुम आज इतनी असामान्य हो। मैं कैसे जा सकती हूँ? रिया वर्मा ने तान्या शर्मा का हाथ पकड़ा। हमारे परिवार में तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम एक बेकार छोटी चालाक भूत हो। बता, तुम क्या योजना बना रही हो? रिया वर्मा के सवालों का सामना करते हुए तान्या शर्मा को समझ नहीं आया कि कैसे समझाएं। अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। तीसरी दीदी, तुम सही कह रही हो, इस मामले में वाकई कुछ अच्छा है। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं बताऊं कि इसमें क्या अच्छा है तो तुम्हें मेरे साथ कमरे की सफाई में मदद करनी होगी, तान्या शर्मा ने दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर रिया वर्मा सतर्क हो गई। तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुझसे काम करवाना चाहती हो? ये कैसे संभव है? तान्या शर्मा ने मुस्कुराया। रिया वर्मा के कान में झुकी और फुसफुसाई। तीसरी दीदी, क्या मैंने अभी बड़ी दीदी के मास्क लगाने की जांच नहीं की थी? मैंने इस मामले की जांच कर ली है। रहस्य आदित्य शर्मा के कमरे में है। अगर तुम मेरे साथ कमरे की सफाई में मदद करोगी तो मैं तुम्हें सारा रहस्य बताऊंगी। रिया वर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ी और तान्या शर्मा को लंबे समय तक घूरा। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, सौदा तय। मैं थक गई हूँ। 1 घंटे बाद रिया वर्मा पसीने से तरबतर सोफे पर दह गई। थकी हुई दिख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में आज जितना घर का काम किया उतना कभी नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी घर का काम नहीं करना चाहती। तान्या शर्मा सोफे पर लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन से कोई प्यार नहीं बचा। वास्तव में दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सारा काम आंटी ने किया था। वे बस मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी यह उनके लिए काफी था। आखिरकार इन दोनों ने बचपन से कभी कोई घर का काम नहीं किया था। लंबे समय तक रुकने के बाद रिया वर्मा उठी और तान्या शर्मा के कूल्हे पर थपथपाया। मैंने तुम्हारे लिए घर का काम खत्म कर दिया। अब समय है कि तुम मुझे रहस्य बताओ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम मर जाओगी। हाय, ऐसा कैसे हो सकता है? तान्या शर्मा उठी और मुस्कुराए। तीसरी दीदी, क्या तुम्हें पता है कि बड़ी दीदी की त्वचा मास्क की तरह क्यों दिख रही है? क्योंकि आदित्य शर्मा के कमरे में एक जादुई शक्ति है। जो लोग उसके कमरे में जाते हैं वे अपनी खामियों को सुधार सकते हैं। क्या ये कमाल नहीं है? ये सुनकर रिया वर्मा की खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गई। फिर उसने तकिया उठाया और तान्या शर्मा के सिर पर मारा। बदमाश लड़की, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास करूंगी? मत मारो, मत मारो। तान्या शर्मा ने रिया वर्मा को गले लगाया। तीसरी दीदी, मैंने जो कहा वह सच है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे थोड़ा समय दो और मैं इसे साबित करूंगी। कैसे साबित करोगी? रिया वर्मा ने तान्या शर्मा को गुस्से से घोरा। तान्या शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, मैं थोड़ी देर में आदित्य शर्मा के कमरे में जाऊंगी। जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं बदली हूं या नहीं। अगर मैं नहीं बदली तो तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकती हो। मैं कभी विरोध नहीं करूंगी। तान्या शर्मा को इतना दृढ़ देखकर रिया वर्मा थोड़ा भ्रमित हो गई। क्या आदित्य शर्मा के कमरे में वाकई ऐसी जादुई शक्ति है? वाकई मैं कसम खाती हूँ। तान्या शर्मा ने 3 उंगलियां उठाई और शपथ ली। तीसरी दीदी, तुम सोचो, मेरे स्वभाव के साथ अगर कोई फायदा नहीं है तो क्या मैं इतना काम करूंगी?
बस मुझ पर एक बार भरोसा करो। रिया वर्मा ने सिर झुकाकर थोड़ा सोचा, उसे यह बात समझ में आई। ठीक है, मैं तुम पर एक बार भरोसा करती हूँ। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो हाँ, तुम जानती हो नतीजे। हाय, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? तुम मेरी सबसे प्यारी तीसरी दीदी हो। तान्या शर्मा ने रिया वर्मा को गले लगाया और मुस्कुराते हुए नखरे किए। वास्तव में अभी जो हुआ वह तान्या शर्मा ने बनाया था। उसे नहीं पता था कि आदित्य शर्मा का कमरा वाकई जादुई है। उसने सोचा था कि अगर उसके पास सिस्टम है तो आदित्य शर्मा के कमरे में जाकर कार्य पूरा करने पर उसे पुरस्कार मिलेगा और उसका शक्ल बदल जाएगा। जब उसका शक्ल बदल जाएगा तो वह रिया वर्मा के पास जाकर दिखावा करेगी। रिया वर्मा निश्चित रूप से विश्वास कर लेगी और आदित्य शर्मा के कमरे में जाएगी। अगर रिया वर्मा नहीं बदली तो तान्या शर्मा कहेगी कि वह और आदित्य शर्मा इतने करीब नहीं है, इसलिए उसे कोई फायदा नहीं मिला। इस तरह उसने जिम्मेदारी को पूरी तरह से हटा दिया। तान्या शर्मा की इच्छा बहुत जोरदार थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य शर्मा के कमरे में वाकई जादुई शक्ति है। वह मूल रूप से रिया वर्मा को मुफ्त में घर का काम करने के लिए बेवकूफ़ बनाना चाहती थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसने आदित्य शर्मा की बहुत मदद की और वास्तव में रिया वर्मा को फायदा हुआ। तीसरी मंजिल पर आदित्य शर्मा के कमरे के दरवाजे पर तान्या शर्मा ने पीछे मुड़कर रिया वर्मा को देखा। तीसरी दीदी, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर इंतजार करो। ठीक है, ध्यान रखना, रिया वर्मा ने आग्रह किया। चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे साहिल की चिंता है। रिया वर्मा ने आंखें मटकाए। अगर तुम पागल हो गई तो साहिल को गलती से चोट पहुंचाना आसान है। जल्दी जाओ। तान्या शर्मा ने गुस्से से रिया वर्मा को धक्का दिया। हाय, धक्का मत दो, मैं खुद चल सकती हूँ। रिया वर्मा ने कुछ कदम उठाए और अपने कमरे में वापस दौड़ गई। रिया वर्मा के जाने के बाद तान्या शर्मा ने गहरी सांस ली, अपनी उत्तेजना को स्थिर किया और हाथ उठाकर आदित्य शर्मा का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चौथी दीदी, कमरा साफ हो गया। साफ हो गया, लेकिन मैं थक गई हूँ। तान्या शर्मा ने मुंह फुलाकर कहा, थक गई हो तो हुई को सुसीबा। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को छेड़ने के लिए जानबूझकर कहा। यह सुनकर तान्या शर्मा घबरा गई। उसने इतनी मेहनत की थी सिर्फ आदित्य शर्मा के कमरे में घुसने और कार्य पूरा करने के लिए। अब आदित्य शर्मा ने उसे वापस आराम करने के लिए कहा, तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं हो गई? तुम बेकार हो। चौथी दीदी ने तुम्हारे लिए इतना काम किया, तुमने एक भी सांत्वना का शब्द नहीं कहा, बल्कि मुझे वापस आराम करने को कहा। तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती? तान्या शर्मा ने गुस्से में कहा। चौथी दीदी, तुम्हारा क्या मतलब है? कम से कम तुम्हें मुझे एक गिलास पानी तो पिलाना चाहिए। पानी पीना है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैं लिविंग रूम में जाकर डाल देता हूँ। लिविंग रूम में पानी पीना मुझे तुम्हारी जरूरत है? तान्या शर्मा इतनी गुस्से में थी। उसका छोटा भाई बहुत होशियार लगता है, फिर वह इस समय बेवकूफ़ क्यों बन रहा है? जल्दी मुझे अंदर आने दो। तान्या शर्मा ने और बकवास नहीं की। उसने हाथ उठाया और आदित्य शर्मा को धक्का दिया और सीधे कमरे में घुस गई। कमरे में प्रवेश करते ही तान्या शर्मा ने अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनी। डिंग। आदित्य शर्मा के कमरे में प्रवेश किया और मिशन ट्रिगर हुआ। मिशन जारी हो रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। तान्या शर्मा का दिल खुशी से भरा था। वह इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रो पड़ी। यह आसान नहीं था। आखिरकार मिशन ट्रिगर हो गया। आज मुझे कार्य अच्छे से पूरा करना है और अपने घायल दिल को सांत्वना देनी है। ये सोचकर तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को देखा। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। वह भाव ऐसा था जैसे कोई खाने का शौकीन स्वादिष्ट भोजन से मिला हो। तान्या शर्मा की नज़रों को देखकर आदित्य शर्मा अनायास कुछ कदम पीछे हट गया। उसने सोचा, मैं तान्या शर्मा की नज़रों को क्यों देख रहा हूँ? ऐसा नहीं लगता कि वह मिशन पूरा करने आई है। यह ऐसा लगता है जैसे वह मुझे खाने आई है। नहीं, जल्दी मिशन जारी करो, वरना मुझे खतरा हो सकता है। डिंग। मिशन जारी। कृपया आदित्य शर्मा के साथ 10 मिनट तक नखरे करें। मिशन पूरा करने पर सकल ब्यूटी स्किन मिलेगा। मिशन आखिरकार आ गया। आदित्य शर्मा के साथ नखरे करना। मिशन वाकई आदित्य शर्मा से संबंधित है। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। नखरे करना, हाँ, ये तो मैं सबसे अच्छा कर सकती हूँ। तान्या शर्मा चौंक गई। उसने अपनी कमर मटकाई और आदित्य शर्मा की ओर बढ़ी। जब उसने आदित्य शर्मा को बिस्तर के पास धकेला तो तान्या शर्मा ने मधुर और मरने वाली आवाज में नखरे किए। भाई, चौथी दीदी बहुत थक गई है, कृपया मुझे मालिश दे दो। कमरे में तान्या शर्मा लापरवाही से बिस्तर पर लेट गई। इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह शॉर्ट्स और टाइट फिटिंग शर्ट पहने हुए थी। इस गले लगाने के साथ कपड़े मुड़ गए, टॉप ऊपर उठ गया, हॉटपट आगे खींच गए और पीठ की वक्रता पूरी तरह से प्रदर्शित हो गई। आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की पीठ को देखा और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह अब नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
जैसे ही वह हिलता, वह निश्चित रूप से गैप के माध्यम से कुछ ऐसा देख लेता जो उसे नहीं देखना चाहिए था। हाँ, कोई हलचल क्यों नहीं है? तान्या शर्मा ने सिर घुमाकर आदित्य शर्मा को देखा। उसकी 2 पतली टांगें ऊपर नीचे हिल रही थी। भाई जल्दी करो, तुम्हारी दीदी वाकई थक गई है, उसे अच्छे से मालिश दे दो। जब तान्या शर्मा ने अपनी टांगें हिलाई तो उसके हॉट पैंट का गैप और चौड़ा हो गया। आदित्य शर्मा चाहकर भी नहीं देख पाया। गुलाबी आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा के नखरीले व्यवहार को देखा और बिना आंसुओं के रोना चाहा। उसने सोचा, दीदी मैंने तुमसे नखरे करने को कहा था, मुझ पर अपराध करने के लिए लुभाने को नहीं। क्या तुम्हें नखरों के बारे में कोई गलतफहमी है? भाई तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी आओ, क्या तुम्हें अपनी दीदी को पहल करने देना होगा? तान्या शर्मा ने फिर से आग्रह किया। आ रहा हूं, आदित्य शर्मा ने जल्दी जवाब दिया। वह तान्या शर्मा को पहल नहीं करने दे सकता था। इस माहौल में अगर उसने पहल की तो कुछ हो सकता था। आदित्य शर्मा ने गहरी सांस ली और शांत हुआ। फिर तान्या शर्मा के पास गया और कांपते हुए हाथ बढ़ाए। घबराहट, वाकई घबराहट। आदित्य शर्मा एक साधारण लड़का है जिसने अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया है। अब तान्या शर्मा के साथ इतने करीब संपर्क में होने पर वह घबरा कैसे नहीं सकता? हालांकि तान्या शर्मा उसकी बड़ी दीदी है, लेकिन दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये किसी साधारण लड़की के साथ अफेयर करने से कोई अलग नहीं है। आदित्य शर्मा शांत हो जाओ, आदित्य शर्मा शांत हो जाओ। तुम वहां केवल काम पूरा करने के लिए हो और कुछ नहीं। आदित्य शर्मा अपने दिल में खुद को बार बार समझा रहा था, लेकिन ये बेकार था। ये तस्वीर, ये दृश्य, अगर कोई कहे कि कोई और विचार नहीं है तो कौन विश्वास करेगा? अगर वाकई कोई और विचार नहीं है तो आदित्य शर्मा पुरुष नहीं है। ऐसा कहने के बावजूद काम तो करना ही है। चौथी बहन, तुम तैयार हो? मैं शुरू करता हूँ। हाँ, आ जाओ। तान्या शर्मा लेट गई। वह बहुत उदार थी। उसके मन में वाकई कोई और विचार नहीं था, बस काम पूरा करना था। आदित्य शर्मा से मालिश करवाना भी एक तरह से नखरे दिखाने जैसा था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद आदित्य शर्मा ने आखिरकार शुरुआत की। हालांकि उसने अभी भी वह जगह नहीं चुनी जहां उसे लगता था। उसने सिर्फ अपने हाथ तान्या शर्मा के कंधों पर रखे और धीरे धीरे कंधों को मला। ज्यादा जोर नहीं डाला। आदित्य शर्मा की मालिश के तहत तान्या शर्मा को धीरे धीरे आराम और ताजगी महसूस होने लगी और वह बुदबुदाई, हम बहुत अच्छा है। थोड़ा और जोर से, हाँ वही जगह बहुत खटास है। तान्या शर्मा ने अभी 1 घंटे तक घर का काम किया था। थोड़ा थक गई थी। ये शब्द उसके सच्चे विचार थे। हालांकि आदित्य शर्मा के कानों में इन शब्दों का स्वाद बदल गया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, चौथी बहन, तुम बस पेट के बल लेट जाओ। तुम्हें मेरे साथ आवाज निकालकर सहयोग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। तान्या शर्मा ने अपनी बाहें उठाई और आदित्य शर्मा की ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि आदित्य शर्मा का चेहरा लाल हो गया था। हंसते हुए तान्या शर्मा ने मजाक किया, भाई तुम ठीक नहीं हो क्या? तुम कुछ गलत सोच रहे हो? आदित्य शर्मा ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं चौथी बहन, गलत मत समझो, मैं ही। तान्या शर्मा ने आदित्य शर्मा को इतना घबराया हुआ देखकर हंस दिया। भाई तुम इतने शर्मीले लग रहे हो, सचमुच प्यारे हो। तान्या शर्मा ने एक प्यारी मुस्कान दिखाई जिसमें 2 गड्ढे और 2 छोटे बाघ जैसे दांत दिखे। ये बहुत प्यारा था। तुम बेझिझक मालिश करो, चौथी बहन ज्यादा नहीं सोचेगी। भले ही ये थोड़ा चरम हो, चौथी बहन को कुछ नहीं लगेगा। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी। परीक्षा? आदित्य शर्मा चौंक गया। चौथी बहन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? क्या तुम्हें भविष्य में गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए कुछ अनुभव से नहीं गुजरना होगा? आज तुम्हारी बहन बलिदान देगी और तुम्हारी अभ्यास शिक्षक बनेगी। ठीक है, तान्या शर्मा ने पूरी मुस्कान के साथ कहा। चौथी बहन, मजाक मत करो, मैं अब मालिश नहीं करता। आदित्य शर्मा ने अपना हाथ वापस खींच लिया और एक तरफ बैठ गया। अच्छा हुआ, ये काम अब नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हे ही, तान्या शर्मा फिर हंसी। वह उठी और आदित्य शर्मा का हाथ पकड़ लिया। अच्छा भाई, बहन मजाक कर रही थी। बहन जानती है कि तुम्हारा दिल साफ है। चलो मेरी मालिश जारी रखो। मेरे पूरे शरीर में वाकई दर्द है। शायद मैंने अभी ज्यादा जोर लगाया। आदित्य शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें और कुछ नहीं कहना। ठीक है, समझ गई। तान्या शर्मा ने अपनी जेड जैसी हथेली बढ़ाई और आदित्य शर्मा के सिर पर हल्के से थपथपाया। तुम इतने शर्मीले हो, भविष्य में पत्नी कैसे ढूंढोगे? यह अलग बात है, तुम मेरी बहन हो। तान्या शर्मा ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और अचानक बोली, भाई क्या तुम्हें लगता है कि बहन सुंदर है? बहुत सुंदर। तो चौथी बहन तुम्हारी पत्नी बन जाए, ठीक है? तान्या शर्मा ने मजाक किया। हाँ। आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक शर्त के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने तान्या शर्मा को देखा। चौथी बहन, क्या माँ ने तुमसे कुछ कहा? नहीं। तान्या शर्मा ने आश्चर्य से आदित्य शर्मा को देखा।
भाई मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना क्यों उत्तेजित हो गए? माँ ने क्या कहा? हाँ कुछ नहीं, आदित्य शर्मा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि तान्या शर्मा को अंजलि मेहता ने ये खेल खेलने के लिए कहा था। ये सुनकर कि ऐसा नहीं था, उसे राहत मिली। अगर यह सच होता तो उसे नहीं पता होता कि आगे कैसे बढ़ना है। चौथी बहन, मैं तो बस यूं ही कह रहा था, ज्यादा मत सोचो। चलो मालिश जारी रखते हैं। डिंग। तान्या शर्मा ने 10 मिनट के लिए सफलतापूर्वक साइन इन किया और 10 मिनट का गिफ्ट पैकेज प्राप्त किया। क्या आप इसे प्राप्त करेंगे? हाँ। 10 मिनट हो गए इतनी जल्दी? आदित्य शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तान्या शर्मा को देखा तो उसका मिशन पूरा हो गया। वास्तव में जब आदित्य शर्मा ने सिस्टम की आवाज सुनी, तान्या शर्मा ने भी सिस्टम का संकेत सुना। डिंग, बधाई हो, आपने मिशन पूरा कर लिया, अब इनाम भेजा जा रहा है। जब आवाज खत्म हुई, तान्या शर्मा ने अपने शरीर में एक गर्म धारा महसूस की। गर्मी पूरे शरीर में फैलने के बाद यह उसकी छाती की ओर बढ़ी। तान्या शर्मा को अचानक गर्मी और तनाव का एहसास हुआ। वाकई बढ़ गया। शानदार, हाहा, अब देखती हूँ कौन मुझे टाइपिंग की राजकुमारी कहने की हिम्मत करता है। चलो एक और मिशन करते हैं, तनाव को और तेज करते हैं। 10 मिनट बाद आदित्य शर्मा को 2 साइनिंग गिफ्ट पैक मिले, 1 मिनट का और एक 10 मिनट का। इस बार आदित्य शर्मा ने जल्दबाजी में इसे प्राप्त नहीं किया। वह प्राप्त करने के नियम जानता था। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन केवल 3 गिफ्ट पैक प्राप्त कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे बड़ा चुनना था। इसके अलावा आज रात उसे विश्वास था कि वह तान्या शर्मा को लंबे समय तक रख सकता है। वास्तव में आदित्य शर्मा को तान्या शर्मा को जानबूझकर रखने की जरूरत नहीं थी। सिस्टम के इनाम ने तान्या शर्मा को इसका स्वाद चखा दिया था। अगर फिर से मिशन जारी हुआ तो तान्या शर्मा निश्चित रूप से रुकेगी। क्या अगला कार्य 10 का जारी करना है? आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा की पहले की बेरोक-टोक स्थिति के बारे में सोचा और अपने आप से कहा, इस बार स्पष्ट कार्य जारी नहीं कर सकता। मेरी चौथी बहन थोड़ी बोल्ड है। अगर मैं फिर से स्पष्ट कार्य जारी करता हूं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। सोचने के बाद आदित्य शर्मा ने एक चेक कार्य जारी करने का फैसला किया जो सरल और स्पष्ट है और समय को टाल सकता है। हालांकि सिर्फ चेक करना रोचक नहीं है, इसलिए अभी भी एक विषय जोड़ने की जरूरत है। आदित्य शर्मा की आंखें चमकी और उसने सिस्टम का उपयोग करके अगला कार्य जारी किया। इस समय तान्या शर्मा अभी भी बढ़ने के उत्साह में थी और अचानक उसके दिमाग में आवाज गूंजी। डिंग, कार्य जारी किया गया। आदित्य शर्मा के साथ 1 घंटे तक चैट करें और चैट के दौरान अपने बारे में 3 शर्मनाक बातें बताएं। कार्य पूरा करें। इनाम, शकल जोड़, ब्यूटी स्किन जोड़। मिशन फिर से आ गया और इनाम में सुधार हुआ है। शकल जोड़ वाकई शानदार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं इसे बन जाऊं। उस समय मैं देखूंगी कि क्या बड़ी दूसरी और तीसरी बहनें मुझे ताना मारने की हिम्मत करती हैं। तान्या शर्मा के दिल में बहुत उत्साह था, लेकिन जब वह होश में आई और मिशन को फिर से देखा तो वह थोड़ी उदास हो गई। मिशन अभी भी साहिल के साथ क्यों है? 1 घंटे तक चेक करनी है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे 3 शर्मनाक बातें क्यों बतानी है? साहिल मेरा भाई है, उसे मेरी शर्मिंदगी के बारे में पता चले। मेरी बहन की गरिमा का क्या होगा? क्या सिस्टम यहाँ है? क्या मिशन को बदला जा सकता है? तान्या शर्मा ने अपने दिमाग में सावधानी से पूछा। एक बार मिशन जारी होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। अगर आप मिशन पूरा नहीं कर सकते तो न केवल आपको इस मिशन का इनाम नहीं मिलेगा बल्कि सिस्टम पिछले इनाम को भी वापस ले लेगा। क्या पिछले इनाम को वापस लेना ठीक है? तान्या शर्मा घबरा गई। उसने अपनी छाती की ओर देखा। इतनी मुश्किल से बड़ा है और अभी गर्म भी नहीं हुआ। क्या इसे वापस ले लिया जाएगा? मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। तान्या शर्मा ने अपने होंठ कसकर काटे और छोटे बाघ जैसे दांत बाहर निकल आए जो प्रकाश की परावर्तन में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे तान्या शर्मा के दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर रहे हो। बगल में खड़ा आदित्य शर्मा तान्या शर्मा को दांत पीसते देखकर हंसने को हुआ। वह भी तान्या शर्मा को बेवकूफ बना रहा था। सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम को अब वापस नहीं लिया जा सकता था। उसने ऐसा केवल तान्या शर्मा को दृढ़ निश्चय करने के लिए किया था। चौथी बहन, मुझ पर दोष मत डालो। तुमने ही पहले मुझे चिढ़ाया था। अब हम बराबर हैं। आदित्य शर्मा ने अपनी हंसी दबाई। तान्या शर्मा को देखा और पूछा, चौथी बहन क्या अभी भी मालिश करनी है? तान्या शर्मा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं, अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। साहिल, क्या तुम्हें नींद आ रही है? अगर नहीं तो थोड़ी देर चेक करते हैं। मुझे अभी नींद नहीं आ रही। चौथी बहन क्या बात करना चाहती है? आदित्य शर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम। तान्या शर्मा ने सोचा और अचानक उसकी खूबसूरत आंखें चमकी। क्यों ना हम अपने बचपन के बारे में बात करें? साहिल, क्या तुमने बचपन में कोई शर्मनाक काम किया है? चौथी बहन को बताओ। चौथी बहन तुम्हारा फायदा नहीं उठाएगी। एक बात कहो, मैं भी एक कहूंगी।
हम बहन भाई के रिश्ते को और गहरा करें। ठीक है। आदित्य शर्मा ने ये सुनकर अपने दिल में आह भरी। तान्या शर्मा वाकई अनोखी है। उसने वास्तव में 1000 दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने और खुद को 100 नुकसान पहुंचाने का ये तरीका सोचा ताकि शर्मिंदगी को कम किया जा सके। अगर सिस्टम का इनाम या तुर्क का पत्ता ना होता तो मैं शायद तुम्हारे साथ खेलता, लेकिन अब नहीं। दिल में चुपके से मुस्कुराते हुए आदित्य शर्मा ने सोचा, चौथी बहन, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता गहरा नहीं करना चाहता। मेरे पास वाकई कोई शर्मनाक बात नहीं है। तान्या शर्मा ने हंट बिचकाए, कैसे हो सकता है? बचपन में किसने 2 गलतियां नहीं की? क्या तुम कहना नहीं चाहते? वाकई नहीं, आदित्य शर्मा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास वाकई कोई शर्मनाक बात नहीं है। अगर नहीं तो हम विषय बदल लें। इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। क्यों बेकार है? तान्या शर्मा का लहजा थोड़ा बेचैन हो गया। वह इस विषय को नहीं छोड़ सकती थी। अगर छोड़ देती तो मिशन पूरा नहीं हो पाता। ओह, चौथी बहन समझ गई। तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। ठीक है, एक बहन के रूप में मैं एक नमूना बनाऊंगी और तुम्हें अपनी बात बताऊंगी। तान्या शर्मा को डर था कि आदित्य शर्मा उसे रोक देगा, इसलिए उसने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। ये तब हुआ जब मैं हाई स्कूल में थी। एक बार मेरी बड़ी बहन हमें तीनों को घर पर नए खुले स्विमिंग पूल में तैरने के लिए ले गई। मैं उस समय जल्दी में थी, इसलिए मैंने बालकनी से एक सेट अंडरवियर उठा लिया। मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत उठा लिया और वह बड़ी बहन का था। मेरी फिगर से तो पता ही है कि मेरी बड़ी बहन देर से बढ़ने वाली थी और उनके अंडरवियर का साइज बड़ी बहन के साथ मेल नहीं खाता था। लेकिन उस समय कोई रास्ता नहीं था कि इसे बदल लूं। मुझे मजबूरी में इसे पहनना पड़ा। खुलासा ना हो इसलिए मैंने जानबूझकर स्विम सूट को थोड़ा कस लिया। सब कुछ ठीक था, लेकिन तीसरी बहन ने जिद की कि मुझे ड्राइविंग प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए ले जाए। मैंने उस समय ज़्यादा नहीं सोचा और तीसरी बहन के साथ चली गई। नतीजा ये हुआ कि पानी में उतरते समय कुछ हुआ। ये कहते हुए तान्या शर्मा रुक गई। आदित्य शर्मा ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? तुम गिर गई? तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और उसने अपने होंठ काटे। इससे भी ज्यादा शर्मनाक, जब मैं पानी में उतरी तो पानी के प्रवाह की ताकत इतनी तेज थी कि मेरा अंडरवियर ऊपर खिसक गया और अंडरवियर आंखों का पट्टी बन गया। अंडरवियर आंखों का पट्टी बन गया। ये वाक्य सुनते ही आदित्य शर्मा के दिमाग में तुरंत एक तस्वीर उभरी। वह वाकई खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। हंसना मत। अध्याय 12। तान्या शर्मा से गिरा हुआ वह चीज। फूलों के लिए मूल्यांकन टिकट के लिए PS2 अपडेट हो चुके हैं और सामान्य रूप से 3 और अपडेट होंगे। अपडेट की शर्तें पूरी होने के बाद और अपडेट जारी रह सकते हैं। मैं सभी पाठकों से फूलों, मूल्यांकन टिकट और मासिक टिकट समर्थन की मांग करता हूं। तान्या शर्मा की शर्मनाक तैरा की घटना सुनकर आदित्य शर्मा खुद को रोक नहीं पाया। वह हंसते हुए बोला, यह नहीं कि आदित्य शर्मा धीरे हंसा, लेकिन उसका दिमाग तस्वीरों से भरा था। वह खुद को रोक नहीं पाया। हंसना मत। तान्या शर्मा का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से आदित्य शर्मा को घूरते हुए बोली, माफ करना चौथी बहन, मैं वाकई खुद को रोक नहीं पाया। तुम हाँ हंसना मत, तुम हंस रहे हो, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तान्या शर्मा ने कमर पर हाथ रखकर डांटा, ठीक है मैं अब नहीं हंसूंगा। आदित्य शर्मा ने अपने मुंह को हाथों से ढक लिया और जबरदस्ती अपनी हंसी दबाए। आदित्य शर्मा को हंसी रोकते देख तान्या शर्मा बहुत उदास महसूस कर रही थी। ठीक है, मैंने एक बात कही, अब तुम्हारी बारी है। एक व्यक्ति के लिए एक बात कहना ही उचित है। आदित्य शर्मा ने सिर हिलाया। चौथी बहन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहता। मेरे पास वाकई कुछ नहीं है। तुम्हें शायद नहीं पता, जब मैं छोटा था मुझे दूसरों का बच्चा कहा जाता था। मैं अच्छा, समझदार और स्मार्ट था। वाकई कोई शर्मनाक बात नहीं है। आदित्य शर्मा ने इस बारे में सचमुच झूठ नहीं बोला। वह बचपन से वाकई अच्छा था और उसने शायद ही कोई मूर्खतापूर्ण काम किया हो। यह नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ कहना होगा। तान्या शर्मा ने जिद की। अगर तुम्हें जरूर कहलवाना है तो मैं केवल दूसरों की बातें बता सकता हूँ। आदित्य शर्मा ने असहाय होकर कहा, दूसरों की बातें? तान्या शर्मा ने दांत पीसे, ठीक है दूसरों की बातें ही सही। वैसे भी उसे आदित्य शर्मा के साथ 1 घंटे तक चैट करना था, इसलिए उसे समय पूरा करना था और आदित्य शर्मा की कहानी सुनने की कला उसकी शर्मिंदगी को भी कम कर सकती थी। ठीक है, मैंने कहा, चूंकि ये दूसरों की बात थी, ये सुनने में वैसी नहीं लगी, इसलिए यह मजेदार भी नहीं थी। तान्या शर्मा लगभग नींद में थी। बात खत्म करने के बाद आदित्य शर्मा ने तान्या शर्मा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चौथी बहन अब तुम्हारी बारी है। साहिल, तुम्हारी कहानी वाकई उबाव है। तान्या शर्मा ने असहाय होकर कहा। आदित्य शर्मा ने कंधे उचकाए। कोई रास्ता नहीं, आखिर यह मेरी बात नहीं है, इतना मजा नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो। तान्या शर्मा नहीं कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कहने से उसका मिशन पूरा नहीं होता। मजबूरी में तान्या शर्मा ने बचपन में स्नैक्स चुराने की एक और शर्मनाक घटना सुनाई। जब वह छोटी थी, तान्या शर्मा लालची थी और उसे स्नैक्स खाना पसंद था।
अंजलि मेहता को डर था कि वह ज्यादा खाकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए उसने उसका नियंत्रण किया। तान्या शर्मा ऐसी शांत स्वभाव की थी कहाँ। अंजलि मेहता ने उसे खाने से मना किया तो उसने चुपके से खाया। एक दिन नौकरानी ने बंद स्टीम किए और बचा हुआ आटा फ्रिज में रख दिया। तान्या शर्मा को नहीं पता था कि यह क्या है। उसने सोचा कि यह ब्रेड है और उसने सब चुरा लिया। नतीजा ये हुआ कि आधी रात को जब उसे पेट दर्द हुआ तो अंजलि मेहता घबरा गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ और तान्या शर्मा ने सब बता दिया। अंजलि मेहता ने यह सुनकर हंसना शुरू कर दिया। डॉक्टर भी हंस पड़ा। खुशी की बात यह थी कि आटा जहरीला नहीं था। अस्पताल में कुछ दिनों के इलाज के बाद राधिका सिंह ठीक हो गई। आदित्य शर्मा ने यह सुनकर कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कहा, चौथी बहन, मुझे नहीं पता था कि तुम बचपन में इतनी लालची थी। हाँ, मैंने अपनी लालच की वजह से बहुत सारे मजाक किए। मुझे याद है एक बार माँ मुझे खेल के मैदान में ले गई थी। खेल के मैदान में बहुत सारा खाना होता है तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाया जो कॉटन कैंडी बेच रहा था। लोग खाना बेचते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें खेल के मैदान में इधर उधर घूमना पड़ता है। मैं पीछे पीछे चलती रही और माँ से बिछड़ गई। बाद में कॉटन कैंडी बेचने वाले ने मुझे देखा और वे मुझे सुरक्षा कार्यालय में ले गए ताकि माँ मुझे ढूंढ सकें। इंतजार करते समय मैंने सारी कॉटन कैंडी खा ली। खाने के बाद मैंने उनसे फिर से बनाने को कहा। कॉटन कैंडी खरीदने वाले लोग ये देखकर लगभग रो पड़े कि मैं इतना खा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि उनकी कॉटन कैंडी बनाने की गति मेरे खाने की गति से मेल नहीं खा सकती। वे वाकई मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते थे। बाद में जब माँ ने मुझे ढूंढा, मैंने हार नहीं मानी और कॉटन कैंडी बेचने वाले से कहा कि मुझे अपने घर ले जाए। मैं उनके साथ जाना चाहती थी और उनके घर जाकर खाना चाहती थी। कॉटन कैंडी बेचने वाला डर गया। उसने अपनी गाड़ी धकेली और बिना पैसे लिए ही भाग गया। आदित्य शर्मा ने यह सुनकर अंगूठा दिखाया। चौथी बहन, तुम वाकई कमाल हो। नंबर 1 खाने की शौकीन। छोटी बात। तान्या शर्मा ने हाथ हिलाया। मेरी शर्मनाक बातें अभी बहुत हैं। सिर्फ खाने की शर्मिंदगी की बातें एक दिन में बता सकती हूँ। क्या मैं और कुछ बता सकती हूँ? ठीक है। कई शर्मनाक बातें कहने के बाद तान्या शर्मा भी खुल गई। इसे मजाक की तरह लेते हुए और आदित्य शर्मा को कई और बातें सुनाई। बात खत्म करने के बाद आदित्य शर्मा ने चुटकी ली और दोनों हंस पड़े। यहां तक बात करने के बाद दोनों खुशी में डूब गए और वे सिस्टम के कार्यों को भूल गए। इस घटना की वजह से आदित्य शर्मा और तान्या शर्मा और करीब आ गए। खासतौर पर आदित्य शर्मा, उसने अब वाकई तान्या शर्मा की चौथी बहन की पहचान को स्वीकार कर लिया था। डिंग 1 घंटे का साइन इन, पूरा 1 घंटे का मध्यम पैकेज प्राप्त करें। इस पल सिस्टम का संकेत गूंजा और आदित्य शर्मा बस जाग गया। 1 घंटा हो गया। समय इतनी तेजी से बीत गया। तान्या शर्मा को फिर से देखा। वह भी एक पल के लिए स्तब्ध थी। कहने की जरूरत नहीं, तान्या शर्मा को भी इनाम मिला था। डिंग, बधाई हो, आपने मिशन पूरा कर लिया। इनाम सकल जोड़ ब्यूटी स्किन जोड़ आखिरकार खत्म हुआ। तान्या शर्मा के दिल में बहुत खुशी थी और उसका चेहरा उत्साह से भरा था। हालांकि यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका और इसे दर्द ने बदल दिया। आदित्य शर्मा ने देखा कि तान्या शर्मा का चेहरा अलग था। उसे इनाम मिलने पर खुश होना चाहिए था। ये कैसा चेहरा है चौथी बहन तुम? साहिल, मुझे अचानक कुछ काम है। अगली बार बात करेंगे। मैं जा रही हूँ। आदित्य शर्मा के बोलने से पहले ही तान्या शर्मा खड़ी हो गई और तेजी से दरवाजे की ओर भागी। आदित्य शर्मा स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? आज अब आदित्य शर्मा स्तब्ध था। दरवाजे से अचानक तान्या शर्मा की चीख सुनाई दी। चौथी बहन, तुम ठीक हो? आदित्य शर्मा जल्दी से बाहर भागा। दरवाजे पर तान्या शर्मा अब वहां नहीं थी और आदित्य शर्मा ने भ्रमित होकर अपना सिर खुजाया। क्या हुआ? यह क्या है? आदित्य शर्मा ने साफ जमीन पर एक धातु की अंगूठी देखी। वजुका और धातु की अंगूठी को उठाया। इसे ध्यान से देखा और फिर सूंघा। इसमें एक सुगंधित गंध थी और यह कुछ हद तक परिचित थी। यह है। अचानक आदित्य शर्मा की आंखें खुल गई। ये वहां से नहीं गिरी होगी। हाँ, चौथी बहन, इस बार तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए।